सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रमाश 2.0 में स्वागत है आप सभी का। इकोनॉमिक्स हमारी चल रही थी और हम फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ रहे थे। उसके अंदर मैंने आपको मॉनेटरी जो आपकी मार्केट है उसमें बैंकिंग सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था कल। उसका इतिहास हम कल देख चुके थे। आज हम जो है उस बैंक को कंट्रोल करने वाला, रेगुलेट करने वाला संस्थान जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका थोड़ा बहुत फैक्ट देखते हैं आपके। उसके बाद उसका जो कार्य होंगे वो देखने वाले, बड़े महत्वपूर्ण कार्य होंगे। इसके बाद हम जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर बढ़ने वाले हैं, जहां पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और आपके जो जो आपके मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो सारी बात हम करेंगे वहां पर, ठीक है। वो सब हम वहां पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखना इसको। आज और कल टॉपिक चलने वाला है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा ना। और अर्जुन सीरीज में आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे। ब्रह्मांड 2.0 जितने भी बच्चे हैं वो अर्जुन सीरीज ज्वाइन कर लेना। कल मेरी पहली क्लास यूट्यूब पर हुई थी, उसको जरूर देख लेना। आप ये फील करोगे कि आपको मैं तिरंगा बैच और ब्रह्मांड 2.0 का ये समझ लीजिए रिवीजन में करवा रहा हूं आपको वहां पर, और बहुत सारे नए फैक्ट भी आपको वहां पर मिलने वाले, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर पॉइंट, हर एक शब्द जो है एग्जाम को ध्यान में रख के तैयार किया गया है ना। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो है आज हम पढ़ने वाले किसके बारे में, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। जो भारत का सेंट्रल बैंक है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। इसके दोस्तों बारे में पढ़ने वाले। लिखिएगा आर फॉर रिजर्व, लिखिए आर फॉर रिजर्व, बी फॉर बैंक है, बी फॉर बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये दोस्तों भारत का केंद्रीकृत बैंक है, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये भारत का, ये आपको नोट करिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है, भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपके आरबीआई दोस्तों। अच्छा याद कीजिए, इसकी जो स्थापना हुई थी, मैंने कहा दोस्तों इसकी स्थापना के लिए कमीशन कौन सा बनता है, तो इसकी स्थापना के लिए यंग हिल्टन कमीशन कौन सा बनता है, यंग हिल्टन कमीशन बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है शाही आयोग कहते हैं, रॉयल कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग शाही आयोग या फिर रॉयल कमीशन भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो यंग हिल्टन कमीशन तो बनता है और ये गवर्नमेंट बैंक है, अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। यंग हिल्टन कमीशन तो बनाया गया, शाही आयोग बनाया गया। इसकी रिकमेंडेशन के आधार पे एक एक्ट पारित होता है 1934 एक्ट जो है, इस अधिनियम के द्वारा जो है 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 के एक्ट से होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी ना, उस समय दोस्तों इसकी प्रारंभिक जो पूंजी थी आपके, इनिशियल जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 5 करोड़ रुपए थी, आपके इसकी जो प्रारंभिक पूंजी कितनी थी आपकी, जब शुरुआत इसकी हुई थी आपके, जो प्रारंभिक पूंजी थी इसकी, तो इनिशियल कैपिटल थी वो कितनी थी, ये थी 5 करोड़ रुपए, कितनी थी, 5 करोड़ रुपए थी। ये भी आपको लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी प्रारंभिक पूंजी इसके अंदर, शुरुआत के अंदर ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने दोस्तों पहले भी कहा था आपसे, जब बात करूं आपसे इसकी जब स्थापना होती है, तो स्थापना के समय दोस्तों इसका मुख्यालय कहां था, तो शुरुआत में इसका मुख्यालय कहां पर था, शुरुआत में इसका मुख्यालय जो है कोलकाता के अंदर था, पर फिर दोस्तों बाद में चेंज हो गया, लेकिन आपके बाद में चेंज हुआ और 1937 जो है इसका मुख्यालय कहां पर आ गया है, मुंबई के अंदर आ गया, ध्यान रखिए, ठीक है। पहले इसका मुख्यालय कहां पर था, कोलकाता से यहां पर पश्चिम बंगाल में था, 37 में चेंज होता है और मुंबई में इसका मुख्यालय आ गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है, ये आपको नोट करना है। शुरुआत में दोस्तों इसके अंदर भारत के साथ में आपके जो म्यांमार देश है, जिसको वर्तमान म्यांमार कहते हैं, आपके पहले उसका नाम बर्मा था ना, वो भी इसी के अंदर था। फिर दोस्तों 1935 का एक्ट आता है, वो एक्ट आप जानते हो, वो एक्ट जो है वो लागू हुआ 37 के अंदर, 37 के अंदर म्यांमार या फिर बर्मा जो है वो भी इससे अलग हो गया, ठीक है। तो शुरुआत में ये बैंक किसके लिए, शुरुआत में बैंक जो है भारत के लिए भी थी, पाकिस्तान के लिए भी थी और जो बर्मा देश है उसके लिए भी थी ना। तो लिख लीजिए आपके, पूछे आपसे है ना, शुरुआत में देखिए, शुरुआत में भारत पाकिस्तान तथा बर्मा के लिए क्या थी आपके, तथा बर्मा के लिए कार्य किया ना, बर्मा के लिए कार्य किया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बर्मा दोस्तों इसको भारत से अलग कब कर देगा आपके, इसको भारत से अलग जो है वो 1935 एक्ट जो है, और ये एक्ट लागू कब से होता है, यह एक्ट आपके 1937 में लागू होता है। इस आपके ईयर से जो है बर्मा भारत से अलग हो गया है। और मैंने कहा आपसे ये बर्मा दोस्तों इससे भी अलग हो गया, किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। पाकिस्तान पूछूं आपसे, यह दोस्तों 1947 जो है इसमें भारत से अलग हो गया है, तो ये भी आपके अलग हो गया, ठीक है। तो पहले शुरुआत में भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और बर्मा के लिए, तीनों के लिए कार्य करने वाली सेंट्रल बैंक कौन सी थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी। बर्मा दोस्तों 35 जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हाउस में कहा गया था कि बर्मा को भारत से अलग किया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भी केवल भारत और पाकिस्तान की रह जाती है, बर्मा उससे अलग हो गया। 37 में वो भी आपके लागू होता है, ठीक है। वही दोस्तों 47 के अंदर भारत पाक विभाजन होता है, उसके बाद में पाकिस्तान से अलग हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछो इसका लोगो, पूछे आपसे क्या सुनो, इसका जो लोगो जो होता है छापना, वो क्या होता है, वो होता है ताड़ का वृक्ष, किसका वृक्ष होता है, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर कौन है, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इसका लोगो है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो ताड़ का वृक्ष दोस्तों और रॉयल बंगाल टाइगर, ताड़ का वृक्ष मतलब पाम ट्री का है, ताड़ का मतलब पाम ट्री, लिखिए पाम ट्री, और रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इसका लोगो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका लोगो क्या है, ताड़ का वृक्ष, पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर उसको पूछूं आपसे यहाँ पर कि इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, याद कीजिए राष्ट्रीयकरण कब होता है इसका, भारत की पहली राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सी थी आपकी, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका राष्ट्रीयकरण हो गया, नोट कीजिए। अगर पूछो इसका शुरुआत, जब इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, उस समय इसके पहले गवर्नर जो है वो कौन, दोस्तों लिखना आपके। अगर पूछा आपसे कि इसके पहले गवर्नर कौन, लिखना आपके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे, तो इसके पहले गवर्नर जो है वो थे ओशबोर्न स्मिथ, कौन थे, ओशबोर्न स्मिथ जो है वो इसके पहले गवर्नर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आपके, तो वो थे सीडी देशमुख, कौन थे, सीडी देशमुख साहब जो है ये इसके पहले भारतीय गवर्नर थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, सीडी देशमुख साहब इसके पहले भारतीय गवर्नर, आप नोट कीजिए, ठीक है। अगर पूछा आपसे तो वर्तमान में आपके, वर्तमान 25 में गवर्नर कौन छाप रहे हो, ये वर्तमान क्या, ये वर्तमान है 25 में गवर्नर जो है वो कौन, लिखना आपके, वो है शक्तिकांत दास, कौन है, शक्तिकांत दास जो है वो इसके 25 में गवर्नर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, नवीनतम गवर्नर यही आपको नोट रखना है। इनको पिछली बार जो है ना 23 के अंदर इनको बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का आपके अवार्ड मिला, पूरे विश्व के अंदर ना। देखिए 2023 पूछूं आपसे, इनको दोस्तों, इनको आपके जो है इनको बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर जो है, बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर जो है इसका अवार्ड मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों इसका जो आपके फाइनेंशियल ईयर कितना होता है, वो 1 जुलाई से 30 जून होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। देखिए अगर पूछा आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें 4 क्या होते हैं, इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक पॉइंट और लिखिए, इसमें 4 क्या, इसमें 4 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसमें 4 दोस्तों क्या होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, उन 4 के नाम जो वर्तमान में वो लिख लीजिए आप, जो एक लिखिए आपके, देखिए स्वामीनाथन कौन है, स्वामीनाथन साहब, आपके स्वामीनाथन लिखा, आपके स्वामीनाथन जो है वो शामिल, इसमें एक लिखिए नंबर सेकंड आपके माइकल पात्रा कौन है, माइकल पात्रा जो
साथ मिले, ठीक है। स्वामीनाथन लिखिए नंबर फर्स्ट नाम, नंबर सेकंड लिखिए माइकल पात्रा, तो नंबर सेकंड नाम हो गया आपके रविशंकर। कौन है? रविशंकर जो है वो नंबर थर्ड नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रविशंकर नंबर थर्ड नाम हो गया। और राजेश्वर राव कौन है? राजेश्वर राव जो है ये नंबर फोर्थ नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्वामीनाथन नंबर एक नाम, माइकल पात्रा नंबर दो नाम, रविशंकर नंबर तीन नाम, राजेश्वर राव नंबर चार नाम आपको नोट करना है। तो चार इसके डिप्टी गवर्नर है, कौन कौन से? स्वामीनाथन, माइकल पात्रा, रविशंकर, राजेश्वर राव। आपको ध्यान रखना है, अभी तो मैंने ये चार लिखा दिया आपको, अभी तो है, ठीक है। कभी तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद हो सकता है ये नाम चेंज हो जाए, तो आपको वहीं पर यहाँ पर कोई भी नाम चेंज हो तो आपको यहीं पर अपडेट कर देना, ठीक है। ये अपडेट करने वाली चीज है, हो सकता है अगले गवर्नर भी आ जाए तो भी आप अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सुबह वाली क्लास में अपडेट कराऊंगा, वहां अपडेट कर लेना, ठीक है। अभी तो वर्तमान में चार दोस्तों हैं। एक बार सवाल पूछा गया, तो भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हुए हैं? वो है मनमोहन सिंह। तो आप इस पॉइंट को भी आप जो है यहीं पर नोट कर लीजिए। आप ये देखिए आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के वे गवर्नर जो भारत के प्रधानमंत्री थे, जो भारत के प्रधानमंत्री बने, वो कौन थे? तो वो थे मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह जो है वो आपको नाम नोट करना है। ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन उससे पहले आरबीआई जो है उसके गवर्नर भी है, वही आपको नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों पूछा आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके कार्य क्या है, ये तो सारे फैक्ट हो गए। अब लिखिए कार्य क्या है उसके। पूछूं आपसे फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, ये आपके सामने। मैंने दोस्तों पहले भी आपसे कहा था कि हमारे पास में पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, उसका मेन काम था नोट इशू करना, ठीक है। फिर मैंने कहा दोस्तों उसके स्थान पर हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, तो वो काम किसके हाथ में आ गया? वो काम आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में आ गया। तो लिखिएगा फर्स्ट काम क्या है इसका? फर्स्ट काम होता है इसका नोट इशू करना। क्या है? नोट इशू करना जो है पहला काम इसका, ये आपको नोट करना है, ठीक है। नोट इशू करना दोस्तों पहला काम इसका। देखिए मुद्रा जो है ना, जो मुद्रा है इसका निर्गमन करना जो है, हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में कहते हैं मुद्रा निर्गमन करना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नोट इशू करना। ये इसका दोस्तों काम है। देखिए जब दोस्तों आप नोट देखते हो ना, तो आजकल दोस्तों 1 रुपए का नोट आपको नहीं दिखता होगा, तो अगर दिखता हो तो चेक करना, उसके ऊपर आपको जो है हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे उसके साइन मिलेंगे। बाकी दोस्तों भारत में जो भी नोट चलता है 2 रुपए का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100, 200, 500 आपके जितने भी नोट चलते हैं उन सब पर आप देखना जो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है उनके साइन मिलेंगे, यहाँ पे देखा होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए आप यहाँ पर। देखिए दोस्तों आपके जो 1 रुपए का जो नोट होता है इसके ऊपर साइन किसके होते हैं? इसके ऊपर साइन लिखना आपके जो वित्त सचिव होते हैं, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, इसके साइन इसके ऊपर होते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके 2 रुपए से लिखना, आपके 2 रुपए से 500 रुपए तक का जो नोट है हमारे पास में, ये नोट सारे पूछूं आपसे इसके ऊपर साइन किसके हैं? तो इसके ऊपर जो साइन होंगे लिखना वो होंगे गवर्नर किसके? जो गवर्नर साहब है शक्तिकांत दास जो है, इनके साइन आपको मिलने वाले हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई साहब दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपके वो नोट दोस्तों जारी करती है, उसका कौन सा मेथड जो है उसका यूज करती है, ठीक है। तो वहां दोस्तों एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं आपके मिनिमम रिजर्व रेशो। बहुत बार एग्जाम में वो सवाल है कि मिनिमम रिजर्व रेशो सिस्टम जो है उसके बारे में बताइए दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है गोल्ड कितना होता है और आपकी जो विदेशी मुद्रा कितनी होती है, कब दोस्तों आया था आपके रेशो जो है कितना पैसा रखना पड़ता है इसके अंदर, वो सारी बात हम करते हैं, ठीक है। देखिए आपके सवाल पूछा आपसे, सवाल पूछूं आपसे कि नोट इशू करना है, नोट इशू करने के लिए आपके नोट इशू करने के लिए, नोट इशू करने के लिए ये थोड़ी दोस्तों कि अमित शाह जी ने फोन किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि 2 करोड़ रुपए छाप दो ना, सो नहीं छापता वो ना, जब तक दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में एक फिक्स अमाउंट नहीं होगा, उसके बदले में वो आपकी कुछ रुपया छापता है, ठीक है। हम जो रखते हैं वहां पर जो मिनिमम रिजर्व रेशो आपके फिक्स अमाउंट होता है आपके 200 करोड़ का, आपके उसके एवज में क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नोट छापता है, ठीक है। तो लिखिए नोट इशू करने के लिए, नोट छापने के लिए करना पड़ता है, नोट छापने के लिए हम जो है न्यूनतम हमारे पास कौन सा है? न्यूनतम आरक्षित, आपके न्यूनतम आरक्षित अनुपात जो है यह विधि का दोस्तों हम यूज करते हैं, ठीक है। इस विधि का, इस सिस्टम का हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं मिनिमम, क्या बोलते हैं इसको? मिनिमम रिजर्व रेशो कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिनिमम रिजर्व रेशो मेथड कहते हैं। ये आपको नोट करना है, ठीक है। मतलब दोस्तों इतना तो रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इससे कम में काम नहीं चल पाएगा, इतना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में आपको पहले से रखना पड़ेगा। उसके दोस्तों एवज में करता है, उसके एवज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपके वो नोट इशू करता है, ठीक है। और यह प्रणाली पूछो आपसे, ये दोस्तों इसके लिए लॉ का बात है, इसके लिए लॉ आएगा आपके, इसके लिए कानून बना आपके 56 में कानून बनता है और 57 के अंदर लिखना, 57 दोस्तों प्रणाली जो है वो कार्य करना प्रारंभ करती है, आपको नोट करना है, ठीक है। 56 में इसके लिए कानून बनता है और 57 के अंदर यह प्रक्रिया जो है वो एमआरएस, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग एमआरएस कहते हैं, मिनिमम रिजर्व रेशो सिस्टम जो है हम एमआरएस कहते हैं इसको। ये काम करना शुरू करता है आपके 57 में काम करना शुरू करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें दोस्तों 200 करोड़ रुपए अमाउंट का आपके कुछ गोल्ड और कुछ विदेशी मुद्रा जो है वो रखनी पड़ती है, ठीक है। इसके अंदर न्यूनतम कितना? न्यूनतम 200 करोड़ जो है इतने का जो है आपके इतने का गोल्ड प्लस, गोल्ड प्लस फॉरेन आपकी जो मनी है, आपके फॉरेन करेंसी जो है वो रखनी पड़ती है, आपको नोट करना है, ठीक है। सोना प्लस क्या है? सोना प्लस आपके सोना प्लस विदेशी मुद्रा जो है वो रखनी पड़ती है। फिर दोस्तों आपके जो ये आरबीआई जो है वो इसके एवज में नोट छापती है हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। पहले हमें गोल्ड प्लस फॉरेन दोस्तों करेंसी, डॉलर, पाउंड, येन, युआन, रेमनबी, कुछ भी दोस्तों आपके जितना आपके इतना, अगर पूछो आपसे कितना दोस्तों आपके आपके तो यहाँ पर 115 करोड़ इतना आपके इतने का दोस्तों गोल्ड रखना पड़ता है ना, 115 सीआर कितने का गोल्ड आपके और 85 सीआर जो है इतने का दोस्तों आपके इतने का जो है वो विदेशी मुद्रा रखनी पड़ती है, ठीक है। तो 115 करोड़ का गोल्ड रखना पड़ता है और 85 करोड़ इतने का आपके विदेशी मुद्रा रखनी पड़ती है, तब दोस्तों हमारा आरबीआई नोट इशू करता है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है, खूब बार उस एग्जाम में आया सवाल है कि जो मिनिमम एमआरएस जो सिस्टम हो उसमें आरबीआई नोट इशू करती है तो कितना उसके पास पहले से रिजर्व होना चाहिए, यह दोस्तों न्यूनतम है। क्या न्यूनतम है? इतना अगर आरबीआई के पास में नहीं है तो वो नया नोट जारी नहीं करेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके पास में 115 करोड़ का गोल्ड कम से कम और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो दोस्तों होना चाहिए, तब दोनों को मिलाने के बाद में वो नोट इशू करता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो 115 करोड़ का गोल्ड है, 85 करोड़ का आपके फॉरेन करेंसी है, दोनों आपको ध्यान रखना है। 57 में जो प्रणाली शुरू होती है और इसको बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित अनुपात विधि, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों जो नोट जारी हुए भारत के अंदर पहली बार तो हमारे यहाँ पर अगर पूछूं आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो देखो 5 रुपए का नोट है, 10 का नोट है, 15 का, 20 का नोट है, 50 का है, 100 का है और आपके 200 का दोस्तों आ चुका है, 500 का आ चुका है, 1000 का भी पहले था हमारे पास में, हमारे पास 2000 का भी पहले रह चुका है, ठीक है। आपकी खोपड़ी में सवाल तो आना चाहिए कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1 लाख का दोस्तों नोट जारी कर सकती है? क्या नहीं कर सकती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 10000 का नोट जो है जारी कर सकती है, उसके ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए यहाँ पर कि लिखिए, अगर पूछे आपसे लिखना नोट लिख लीजिए, आप लिखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10,000 रुपए मूल्य से अधिक का नोट, मूल्य से अधिक का नोट जारी नहीं कर सकती, अधिक का नोट जारी नहीं कर सकती, जारी नहीं कर सकता। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो
10,000 रुपीज है, इससे दोस्तों अधिक मूल्य का नोट जो है वो जारी नहीं कर पाएगा। ये आपको नोट करना है, छांट करना है। महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों आपके सामने, ठीक है। अब दोस्तों पहली बात तो अभी वर्तमान में हमारे पास में कौन कौन से मूल्य के नोट दोस्तों हमारे पास वर्तमान में है, ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। यह बात जो है ना, यह बात 1934 जो एक्ट है ना उसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। 34 का जो एक्ट था ना उसी में बात लिखी हुई है ना। अब लिखिए दोस्तों, आपसे पूछूं आपसे वर्तमान लिखना आपके, वर्तमान में हमारे पास में कौन कौन से नोट है आपके, लिखिएगा। अगर पूछे आपसे तो वर्तमान भारत के पास लिखना आपके, लिखिए। सबसे पहली बात तो उस नोट के ऊपर किसका चित्र अंकित है वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। 10 रुपए का नोट हो गया, एक 20 रुपए का नोट हो गया, एक 50 रुपए का नोट हो गया, एक 100 रुपए का नोट हो गया, एक जो है 200 रुपए का नोट हो गया, एक 500 रुपए का नोट हो गया। और पहले हमारे पास कुछ दिनों पहले तक 2000 का नोट भी था, पर वर्तमान में नहीं है, ठीक है। पर हम लिख रहे हैं नीचे क्योंकि हमें इसके बारे में 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपसे कहा हमारे पास दोस्तों आपके 10 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर पूछना आपसे किसका तो फोटो अंकित है आपके, तो कोणार्क टेंपल जो है उसका फोटो इसके ऊपर, ठीक है। जो हमारा कोणार्क टेंपल है, जो कोणार्क मंदिर है, इसका फोटो किसके ऊपर है, 10 रुपए के नोट के ऊपर है। कभी कभी ये सवाल भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। आपकी जेब में होगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। सो 20 रुपए पूछूं आपसे कौन सा आपके जो एलोरा आपकी जो गुफा है ना उसका लिखना। जो 20 रुपए नोट लिखिए, जो एलोरा अजंता की गुफा जो है इस गुफा का किसके ऊपर है, 20 रुपए के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 50 पूछूं आपसे तो दोस्तों हमारे पास जो सांची का जो आपके हम्पी जो है ना, आपके हम्पी जो है उसका 50 के ऊपर लिखना। जो हम्पी है आपके सो हम्पी जो मंदिर है उसका 50 रुपए के ऊपर अंकित है। हम्पी कहां पर सो जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी हम्पी थी, ये आपको ध्यान रखना है। 100 रुपए पूछूं आपसे रानी की बात जो है ना, रानी की बात लिखिए। रानी की बात जो है इसका फोटो पूछूं आपसे, देखो कोणार्क मंदिर कहां पर है, ओडिशा के अंदर। ओडिशा के अंदर आप जानते हो, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। एलोरा गुफा पूछूं आपका महाराष्ट्र के अंदर, आप जानते हो, ठीक है। हम्पी कहां से, कर्नाटक के अंदर हम्पी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रानी की बात पूछूं आपसे गुजरात दोस्तों यहां पर है, इसको भी यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। 2014 के अंदर यूनेस्को में शामिल होती है रानी की बात, ठीक है। 200 रुपए पूछूं आपसे सांची जो स्तूप लिखना आपके, सांची जो स्तूप है इसका किसके ऊपर लिखना, सांची जो स्तूप है आपके 200 रुपए के नोट पर है और मध्य प्रदेश के अंदर आप जानते हो सांची आपके स्तूप यहां पर, ठीक है। और 500 पूछा आपसे रेड फोर्ट, मतलब लाल किला जो है ना, रेड फोर्ट जो है वो 500 रुपए के नोट पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेड फोर्ट 500 रुपए के नोट पर। और 2000 पूछूं आपसे इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर जो है आपके वो था आपके मंगलयान, दोस्तों मंगलयान जो था इसकी फोटो किसके ऊपर है, 2000 के नोट पे आपको नोट करनी है, ठीक है। पर दोस्तों ये अभी हाल ही में आज से लगभग 6 महीने पहले आपके 30 सितंबर 2023 को यह दोस्तों नोट जो है भारत में समाप्त कर दिया, लीगल टेंडर नहीं बचा, ठीक है। लिखिए आपके 30 सितंबर 2023, लिखिए 30 सितंबर 2023 को यह नोट जो है भारत में बंद कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपके पास अभी दोस्तों 2000 का नोट हो तो आप उसे काम कीजिएगा, उसको डुबो दीजिए, कोई काम का नहीं बचा है, ठीक है। या फिर दोस्तों आपके बच्चे होंगे ना, बच्चों के जब बच्चे होंगे तो उनको दिखाना आप लोग कि हमारे टाइम में ऐसी करेंसी थी, है ना, तो वही काम दोस्तों आने वाला है। वरना अब आपका नोट नहीं चलेगा। ये लास्ट डेट थी सॉरी, ये लास्ट डेट थी इस नोट के चलने की, कौन सा, 30 सितंबर 2023 आपको नोट करना है। ये दोस्तों हमने एंड कर दिया। इससे दोस्तों कुछ सालों पहले अगर पूछना आपसे कि दोस्तों ये नोट आपके शुरू कब हुआ, दोस्तों यह नोट आपके 8 नवंबर 2016, याद करिए भाइयों बहनों, रात को दोस्तों 8 बजे, आज रात 8 बजे से 500 1000 के नोट जो है वो नहीं चलेंगे भाई साहब। दोस्तों तो अगले दिन दोस्तों जो लाइनें लगी है ना, तो दोस्तों घर में जो मम्मियां होती थी आपकी, उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है जमा कर रखा था, अब दोस्तों निकाल निकाल के दे रही है ना, ये ले मेरा पैसा बैंक अकाउंट में जमा कराया, ठीक है। फिर पता लगा ओ तेरी पापा से ज्यादा पैसा मम्मी के पास निकल गया दोस्तों ना, तो वो काम भी हुआ। तो आप लिख लीजिए, आप लिखिए नोट मेरे साथ में, आप लिखिए नोट दोस्तों, आपके नोट लिखिए आप जो है, तो लिखिएगा, लिखिए 8 नवंबर 2016 दोस्तों, याद कीजिएगा रात को 8 बजे, क्या है रात को दोस्तों 8 बजे जो है आप जानते हो 500 1000 जो है 500 रुपए और जो 1000 रुपए का जो आपकी नोट था इसका विमुद्रीकरण होता है, ऐसा कहता है, इसका विमुद्रीकरण होता है, आपके डिमोनेटाइजेशन होता है। आप कीजिए, आप इस नोट को लीगल टेंडर जो है, इसका जो लीगल टेंडर है वो समाप्त होता है, ये आपको याद होगा, ठीक है। जो लीगल टेंडर है इसका समाप्त हो गया था, ये आपको याद रखना है, ये कहा गया था, ठीक है। और दोस्तों यहीं पर आपके इसी तारीख को आपके 2000 रुपए का एक नया नोट जो है, एक नया नोट जारी हुआ था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। नया नोट जारी होता है जिसको दोस्तों अभी हाल ही में 2023 में बंद कर दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी कभी सवाल पूछ सकता है आपसे, तो सवाल कहीं भी बन सकता है आपसे ना, हमें हर क्षेत्र को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सवाल बनाती है आपके एग्जाम में। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ रहे कि भाई साहब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपके नोट दोस्तों कहां छापती है और सिक्के कहां ढालती है ना, सिक्के दोस्तों सिक्के ढलते हैं टकसाल के अंदर ना, जो सिक्के होते हैं वो टकसाल में ढलते हैं, जबकि जो नोट होते हैं वो प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो आप नोट कीजिए मेरे साथ में। अगर सवाल पूछूं आपसे यहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो पूछे आपसे कि सिक्के जो होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के जो होती हैं वो कहां ढालते हैं, ठीक है। और जो रुपये जो होते हैं, नोट जो होते हैं, करेंसी जो होती है आपकी वो कहां छापते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। सिक्के दोस्तों कहां ढालते हैं, सिक्के कहां ढालते हैं, नोट कहां छापते हैं, ये दो अलग अलग सवाल आपसे पूछ सकता है कि सिक्के कहां ढालते हैं और नोट कहां छापते हैं, सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पहले दोस्तों पढ़ते हैं हम सिक्के कहां ढालते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं टकसाल, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टकसाल बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉइन मिंट करना, क्या बोलते हैं, कॉइन मिंट, इसे बोलते हैं कॉइन मिंट कहते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं टकसाल, कॉइन मिंट टकसाल, ठीक है। कहां कहां पर, ये 4 शहर के अंदर, कहां पर है, ये भारत में 4 शहरों के अंदर जो है ये टकसाल दोस्तों उपस्थित है, आपको नोट करना है। मैं फिर कह रहा हूं, सवाल पूछा आपसे, कभी कभी सवाल दोस्तों सवाल ये पूछता है, हम आंसर ये छापते हैं ना, देवास नासिक, वो दोस्तों आपके नोट प्रिंट होते हैं वहां पर, वहां कॉइन मिंट नहीं है, ठीक है। मुंबई, देखिए मुंबई, कोलकाता दोस्तों आपके, नोएडा और आपके हैदराबाद, यहां पर कॉइन मिंट होता है, लिखिएगा आपके मुंबई, कोलकाता, लिखिए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, यहां पर आपके कॉइन मिंट होता है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि भाई कहां कहां पर आपके नोट प्रिंट होता है, ठीक है, कहां कहां पर आपके नोट प्रिंट होता है, कहां कहां प्रिंट दोस्तों होते हैं आपके, कहां कहां प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है, सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई कहां कहां आपके कहां कहां नोट प्रिंट होता है, ठीक है। वो भी रसगुल्ला 4 दोस्तों स्थान का है, वो भी 4 स्थान आपके सो, लिखिए आपके देवास, देवास, नासिक, आप लोग ये जानते हो, पर सवाल कभी कोई पूछता है कॉइन मिंट वाला, आप आंसर छापते ये वाला, दोनों अलग अलग सवाल, ठीक है। देवास, नासिक, मैसूर, लिखिए देवास, नासिक, मैसूर, और एक चौथा स्थान सालबोनी, कौन सा है, सालबोनी स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। सालबोनी स्थान कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, कहां पर है, सालबोनी स्थान पश्चिम बंगाल में, ठीक है। मैसूर कहां पर है, कर्नाटक के अंदर मैसूर है ना, तो मैसूर कर्नाटक के अंदर हो गया, ठीक है। नासिक कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर नासिक हो गया, कहां पर, महाराष्ट्र में आपका नासिक हो गया, ठीक है। और देवास कहां पर है, मध्य प्रदेश देवास हो गया। तो ये कॉइन मिंट होते हैं, देखो सवाल दोस्तों अलग अलग सवाल है, कॉइन मिंट कहां होता है और इसके अलावा नोट कहां प्रिंट होते हैं, दोनों सवाल अलग अलग, ठीक है। कॉइन मिंट होता है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा के अंदर, और नोट प्रिंट कहां होते हैं, देवास, नासिक, मैसूर, सालबोनी, यहां दोस्तों नोट प्रिंट होते हैं, आपको ध्यान रखना, लिखिए लिख लिया।
सिक्के कहाँ ढलते हैं, नोट कहाँ छपते हैं, सवाल आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अब तो सवाल पूछूं आपसे कि हमारे पास दोस्तों आपके, आप देखना हमारे पास जो है देखिए नोट, ये साइन दोस्तों आपने देखा होगा, रुपए का साइन होता है ना, पहले साइन दोस्तों ये नहीं था ना, पहले साइन आपकी यही था सीधा ना, अब साइन चेंज हो चुका है, कौन सा आपके, ये साइन दोस्तों हो चुका है हमारे पास में। अगर पूछूं आपसे इस साइन को लिखना, इस साइन को देने वाले कौन थे आपके, वो थे उदय कुमार, तमिलनाडु के रहने वाले थे उदय कुमार, उनका ये साइन था कौन सा आपके, ये वाला साइन दोस्तों उनका है आपके, ये तमिलनाडु के रहने वाले थे उदय कुमार, इन्होंने ये साइन तैयार किया था हमारी मुद्रा का, ये आपको नोट करना है। चलो आपसे सवाल पूछूं आपसे, तो किस किस देश की मुद्रा जो है उसका दोस्तों कोई ना कोई साइन है, उसका कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह है, अगर पूछे आपसे तो ऐसी 5 दोस्तों मुद्राएं पूरे विश्व में जिनका कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। देखिए विश्व की प्रतीक चिन्ह वाली मुद्राएं, कोई ना कोई सिंबल जिनका है, प्रतीक चिन्ह ना, कोई ना कोई सिंबल जो है जिनका है, जैसे तो यहाँ पर रुपया का सिंबल है ना, कैसी 5 मुद्राएं, ठीक है। कितनी मुद्राएं ऐसी, विश्व की 5 मुद्राएं ऐसी हैं। कौन कौन सी मुद्राएं आपके, एक है डॉलर, कभी आप चेक करना दोस्तों, आपको ये वाला साइन आपके कीपैड में मिल जाएगा, जब कीपैड है उसमें 5 ही करेंसी दोस्तों मिलने वाली है, जो मोबाइल में कीपैड होता है ना तो 5 करेंसी मिलती है, डॉलर का साइन दोस्तों आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पाउंड जो है, पाउंड जो आपके इसका साइन मिलेगा, पाउंड का ना, पाउंड जो है इसका साइन भी मिलने वाला है, ठीक है। यूरो पूछा आपसे, इसका साइन भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा येन पूछूं आपसे, इसका साइन भी मिलने वाला है येन का, ठीक है। और इसके अलावा पूछा आपसे कौन सा, अगर पूछूं आपसे रुपया पूछा आपसे, ये हमारा रुपया हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भारत का हो गया, ये जापान का, ये जापान का हो गया, ये आपके जो यूरोपियन संघ है उसका हो चुका है, वहां के 20 देश है, वहां के 20 देश में ये लागू होता है यूरो। पाउंड आपके इंग्लैंड का हो गया, और डॉलर कहां का हो चुका है, यूएसए का हो चुका है। तो ये 5 करेंसी ऐसी करेंसी पूरे वर्ल्ड में हो, इसके अलावा कोई भी करेंसी नहीं, इसका कोई साइन होता है, ठीक है। आपने कभी दोस्तों युआन, रेमनबी, चीन की करेंसी कोई साइन नहीं देखा होगा, ठीक है। दिरहम, रुमान, रूबल, इन करेंसी कोई साइन नहीं मिलेगा आपको, ये 5 करेंसी का साइन होता है, कोई सिंबल होता है, आपको आपके मोबाइल के कीपैड में मिल जाएगा, और कभी आपने गौर नहीं किया इस बात के ऊपर ना, आज के बाद देखना, ठीक है। डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, रुपया, ये 5 करेंसी वो करेंसी जिनका कोई सिंबल दोस्तों हमारे यहाँ पर साइन जो है वो है हमारे यहाँ पर। तो मैंने आपसे कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला काम होता है नोट इशू करना। हमने आपसे कहा कि भाई हमारे यहाँ पर जो 1 रुपए का जो नोट होता है वो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन उसके ऊपर होता है, बाकी जो सारे जो आपके वैल्यू के नोट है उनके ऊपर हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर जो है उनका साइन आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद उसमें मैंने आपसे कहा कि हमारे जो यहाँ पर आपके नोट जो है उसको छापने के लिए हमारे यहाँ पर जो है वो हम जो है एमआरएस सिस्टम यूज करते हैं, मिनिमम रिजर्व रेशो सिस्टम हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहले से 200 करोड़ रुपए का आपके रिजर्व होता है, इसमें 115 करोड़ गोल्ड और 85 करोड़ की आपकी जो वैल्यू के जो विदेशी मुद्रा होती है वो रिजर्व होती है। फिर दोस्तों आपकी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नोट छापता है। नोट छापने के लिए 4 स्थान हमारे पास है, नासिक, देवास, सालमोनी और मैसूर है, ठीक है। वहीं दोस्तों कॉइन मिंट करने के लिए 4 स्थान हमारे पास में मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, ये 4 स्थान हमारे पास दोस्तों है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नोट छापने की जो स्याही जो होती है, तो इंक जो होती है वो दोस्तों कहां पर है, सवाल पूछो आपसे, लिखना सवाल पूछा आपसे, लिखिए आपके नोट लिखिए दोस्तों, आपके देखो नोट छपेंगे तो छापने की स्याही भी होगी ना, तो नोट छापने की जो स्याही होती है, नोट छापने की जो इंक होती है, स्याही जो होती है, स्याही जो होती है इसको इंक कहते हैं आपके, शाही जो होती है आपके, ये सवाल जो पूछा आपसे कि नोट छापने की शाही होती है, तो इंक जो होती है आपके वो इंक दोस्तों कहां की होती है, आप सवाल पूछेगा आपके। और अभी दोस्तों हाल ही में इसके लिए आपके वर्णिका की स्थापना हुई है आपके मैसूर के अंदर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वर्णिका, बोलते हैं वर्णिका बोलते हैं आपके। और कहां स्थापना हुई इसकी, मैसूर के अंदर स्थापना हुई है ना। तो नोट छापने की शाही बनेगी जहां पर वो वर्णिका होगी आपके, और कहां पर स्थापना हुई है, मैसूर आपके कर्नाटक के वहां पर स्थापना हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा जो नोट जो होता है उस नोट के ऊपर 15 भाषाओं में रुपया लिखा होता है, ठीक है। अलग अलग संस्कृत है, हिंदी है, बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर रुपया होता है, कुल आपके 15 लैंग्वेज उसके अंदर होती है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, देखिए देखिए रुपये के ऊपर, रुपये के ऊपर, रुपये के ऊपर 15 भाषाओं में ना, 15 भाषाओं में चेक करना आप लोग, 15 भाषाओं में मूल्य लिखा होता है। जो जितने रुपए का नोट आपके पास है, मान लीजिए आपके पास इस समय जेब में 10 रुपए का नोट है, ठीक है ना, इतने का होगा रसगुल्ला। मान लीजिए आपकी जेब में अभी दोस्तों इसमें आपके 10 रुपीज का नोट है, तो उसके ऊपर 10 रुपीज जो है ना वो आपकी 15 लैंग्वेज के अंदर आपको मिल जाएगा, इतने में दोस्तों आपकी लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट समाप्त होता है, और वो है नोट इशू करने का काम किसका है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, लिखिए आपके नंबर सेकंड, लिखिए आप देखिए नंबर सेकंड काम क्या है, तो नंबर फर्स्ट है नोट इशू करना, ठीक है। नंबर सेकंड पूछा आपसे ना, बैंकों का बैंक वो कौन होता है, आरबीआई होता है, ठीक है। जितने भी दोस्तों बैंक भारत के अंदर, उन बैंक के अंदर जो भी नियम होंगे, जो भी नियम होंगे, जो भी रूल्स होंगे, रेगुलेशन जो होंगे आपके, वो तय कौन करता है आपके, वो तय करने का काम किसका होगा, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होने वाला है। और तो इसके लिए आरबीआई ने एक एक्ट बनाया हुआ है, उसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, लिखिएगा, देखिए बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंक को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया, ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद लिखिए नंबर थर्ड काम, लिखिए नंबर थर्ड काम आपके जो फॉरेक्स दोस्तों होता है, जो मतलब कि जो फॉरेन जो करेंसी जो होती है ना, इसको फॉरेक्स कहते हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं उसको ना, उसको रेगुलेट करने का काम किसका है, वो भी इसी का होता है, लिखिएगा फॉरेक्स रेगुलेशन, देखिए विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार का नियमन, ये भी कौन करता है आपके, फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका भी नियमन करने का काम किसका है, वो दोस्तों आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम आपके। इसके लिए एक्ट आया हुआ है, कौन सा है, FEMA एक्ट 1999, इसके लिए आपकी एक्ट हमारे पास में, और वो है FEMA एक्ट 1999 लिखना। इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, क्या बोलते हैं इसको, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं इसको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जो है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं इसको विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कहते हैं ना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, FEMA कहते हैं नोट कीजिएगा, और 1999 ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो दोस्तों हमारे यहाँ पर काम क्या है, हमारे यहाँ पर आरबीआई जो है उसका काम क्या होता है, काम होता है फॉरेन दोस्तों एक्सचेंज जो है, हमारे पास दोस्तों कितनी विदेशी मुद्रा है हमारे पास में समय, कभी दोस्तों कितनी हमें लेनी है दोस्तों। अभी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले कि हमने जो है इतना सोना दोस्तों वापस मंगा लिया हमने इंग्लैंड से। आप बहुत सारी खबरें सुनते होंगे, ठीक है। ये सारे डिसीजन कौन लेता है, आरबीआई लेती है कि हमें कितनी मुद्रा चाहिए भविष्य के लिए, कितने हमारे पास डॉलर पाउंड यूरो होना चाहिए दोस्तों, कितना हमें जरूरत दोस्तों होने वाली है। आपके दिमाग में सवाल है गुरुजी कि ये बताओ आपकी जरूरत क्यों दोस्तों होती है। देखिए अगर दोस्तों जो चीज हमारे पास नहीं है उसको हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, अगर उसकी डिमांड हमारे यहाँ पर है दोस्तों। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास में नहीं है, जैसे कच्चा तेल दोस्तों, तेल हमारे पास में नहीं है और तेल की डिमांड आप जानते हो हमारे भारत में बहुत दोस्तों बड़ी मात्रा में व्हीकल्स के लिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए तेल चाहिए होता है, ठीक है। अब हमारे पास दोस्तों नहीं है, वो आप मान लेते हैं आपके खाड़ी देश के पास में, अब तो वो रुपया क्यों लेंगे आपको बताओ, उनका रुपया किस काम का होगा। तो वो आपसे कहेंगे कि भाई हमें दोस्तों हमें जो है डॉलर के अंदर पेमेंट करो, ठीक है। अब हम तो डॉलर कहां से लाएंगे, तो हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, जब हमें जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर सकें और जो हमें जो भी इंपोर्ट करना हो तो वो इंपोर्ट हम कर सकें। कभी सवाल पूछे ना आपसे कि भारत को विदेशी मुद्रा जो है क्यों चाहिए ना, तो देखिए इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमें कोई चीज इंपोर्ट करनी है, आयात करनी है, तो हमारे पास में विदेशी मुद्रा होनी चाहिए, जिससे दोस्तों हम उसमें आयात आपके निर्यात कर सकें, इंपोर्ट कर सकें। आपको नोट करना है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे पास दोस्तों एक एक्ट बना हुआ है, इसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। पहले ये दोस्तों पहले भी एक्ट हमारे पास में था, ऐसा नहीं इसी टाइम से आता है। 1973 में ये एक्ट था हमारे पास, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA। पर वो दोस्तों बहुत कठोर था आपके, याद कीजिए 1991 से पहले का था हमारे पास में समाजवाद मतलब आपके गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बहुत हाई थी, आपके लाइसेंस परमिट दोस्तों राज था उस समय आपके। 1991 के बाद हमने थोड़ा लिबरलाइजेशन किया आपके, तो उसको एक्ट के अंदर भी करना पड़ा हमें थोड़ा उदारीकरण जो है। तो पहले एक्ट कौन सा था, पहले एक्ट था FERA, लिख लीजिए आप इस पॉइंट को। पहले हमारे पास एक्ट कौन सा था, FERA एक्ट 1973 एक्ट था आपके, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको दोस्तों हमने थोड़ा इसको हमने थोड़ा लिबरल कर दिया, थोड़ा सा उदारीकरण कर दिया इसके अंदर, थोड़ा उदारीकरण कर दिया इसके अंदर, थोड़ा लिबरल कर दिया और ये बन गया FEMA 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 बन गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि जो FER है उसके स्थान पर आपके FEMA आ चुका है। FER का अधिनियम किस वर्ष का है, 1973 अधिनियम है। उस समय हमारे यहाँ पर सरकार बहुत आपके सरकारी राज बहुत हमारे यहाँ पर लाइसेंस परमिट दोस्तों थोड़ा कंट्रोल अधिक सरकार का था, तो एक्ट भी कंट्रोल वाला था, रेगुलेशन वाला था, ठीक है। जब हम 1991 के अंदर हमने हमारे यहाँ पर LPG को अपना लिया तो हमने लिबरल कर दिया, तो हम पूंजी बात की ओर चले गए, तो हमने जो एक्ट भी हमारा थोड़ा लिबरल कर दिया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसके दोस्तों अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा काम कौन सा आपके, तो नंबर 4 काम देखिए, नंबर 4 काम कौन सा है, नंबर 4 काम है मौद्रिक नीति तैयार करना, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो है यह तैयार करना काम है। और इसके लिए आप जानते हो हमने क्या बना दिया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी, इसका जिक्र हम आगे करने वाले, ठीक है। MPC हम लोग बना चुके हैं, जिक्र हम आगे करेंगे, चिंता ना करना आप, ठीक है। इसके अलावा छापना, इसके अलावा वित्तीय समावेशन करना, वित्तीय समावेशन करना जो है यह भी काम इसका है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन करना जो है यह काम भी इसका, आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये तो मोटे मोटे काम है, तो आपसे इतना कहूं कि आप जितने भी बैंक जो भी काम करते हैं ना बिना दोस्तों आरबीआई की अनुमति के वो कुछ भी नहीं कर सकते, सारा का सारा कंट्रोल रेगुलेशन किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में, ठीक है। तो आरबीआई भारत के अंदर बैंकों का बाप की तरह, ठीक है। इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक कहते हैं, इसको ना फादर ऑफ बैंक कहते हैं, ठीक है। बैंक जो उनका माई बाप कौन है, वो आरबीआई है, ये आपको ध्यान रखना है। काम कौन कौन से नोट इशू करना दोस्तों, इसके अलावा बैंकों का बैंक मतलब बैंक को रेगुलेट करने के लिए अधिनियम बनाएगा, इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज उसको मैनेजमेंट करना, इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन करना दोस्तों, इसके अलावा जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए भारत में समय समय पर आपके मॉनेटरी पॉलिसी जारी करना, ये सारे काम इसके होने वाले, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा आरबीआई है, उसके काम आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास बैंकिंग सिस्टम कुछ आपसे, उसमें तो दो टाइप के बैंक हमारे पास में, एक होते हैं शेड्यूल बैंक, एक होते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। मतलब एक बैंक कौन से होते हैं, अनुसूचित बैंक होते हैं, और एक कौन से होते हैं, गैर अनुसूचित बैंक होते हैं, ठीक है। देखिए बैंकिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट और है, और वो बैंक जो है इसके टाइप कितने हमारे पास में, प्रकार कितने, ठीक है। तो दो टाइप के प्रकार हमारे पास में, एक तो है अनुसूचित बैंक, कौन सा बैंक है, अनुसूचित बैंक है, और एक बैंक कौन सा है, एक बैंक आपका गैर अनुसूचित बैंक, कौन सा बैंक है, गैर अनुसूचित बैंक, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बैंक कौन सा है, अनुसूचित बैंक है, और एक बैंक कौन सा है, गैर अनुसूचित बैंक, आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक बैंक कौन सा है, शेड्यूल बैंक, कौन सा बैंक आपका शेड्यूल बैंक जो है आपके बैंक होगा ना। एक बैंक कौन सा आपके, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपके शेड्यूल बैंक कहते हैं ना, शेड्यूल बैंक कहते हैं, शेड्यूल बैंक कहते हैं। तो शेड्यूल बैंक, और एक होता है आपके नॉन शेड्यूल बैंक, क्या होता है, नॉन शेड्यूल बैंक, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखो जिस दोस्तों बैंक का रजिस्ट्रेशन जो है जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 के अधीन काम करती है उसको बोलते हैं हम लोग शेड्यूल बैंक। आरबीआई एक्ट कौन सा 1934, और उसकी शेड्यूल कौन सी आपके, वो है आपके 2 नंबर की। तो लिखिएगा जो बैंक, देखिए जो बैंक आपके, जो बैंक 1934 के अधिनियम के अनुसूची 2 के अधीन काम करती है, अनुसूची 2 के अधीन काम करती है, जो बैंक 1934 के अधिनियम के अनुसूची 2 के अधीन कार्य करती है वो बैंक आपकी कौन सी बैंक होती है, शेड्यूल बैंक होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आरबीआई के सारे रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपके जो मौद्रिक नीति जो होती है आपके, जो हम आगे पढ़ने वाले हम लोग आपके, वो यहाँ पर लागू होती है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो यहाँ पर लागू होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 के अधीन लिस्टेड होती है उन्हें हम बोलते हैं शेड्यूल बैंक, ठीक है। आप जितने भी बैंक देखते हो अपने आसपास जो है वो अधिकांश बैंक आपको यही दिखाई देती है, ठीक है। और तो जो आपके जो आरबीआई रूल्स उनका पालन नहीं करती है, जो बैंक एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 के अधीन कार्य नहीं करती है, वो होती है आपके गैर अनुसूचित बैंक। देखिएगा आपके, देखिए जो बैंक 1934 के अधिनियम के अनुसूची 2 के अधीन नहीं है, वो ये वाली बैंक होती है ना, ये आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं, जो नियम होते हैं, इनका पालन नहीं करती है, इनका पालन नहीं करती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर जो आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशन होंगे आपके, वो यहां पर लागू होने वाले हैं। आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन जो होंगे वो यहां पर लागू होंगे,
ठीक है, ये यहाँ पर लागू होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके रूल्स रेगुलेशन आपके लागू नहीं होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करूँ आपसे, इसको तो छोड़ दीजिए, ऐसी बैंक बहुत ही कम होती है, अगर होती भी है तो, पर कोई काम की बैंक नहीं होती। जो बैंक दोस्तों इंडिया के अंदर आरबीआई के रूल्स का पालन नहीं करेगी, वो बैंक कोई काम की भी नहीं, आप जानते हैं, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास में अधिकांश बैंक कौन सी बैंक है? शेड्यूल बैंक है, जो आरबीआई रूल्स रेगुलेशन आपके जो फॉलो करती है, वो बैंक हमारे पास में। इसमें दो टाइप की बैंक हमारे पास में, एक दोस्तों बैंक वो है जो समूह के रूप में मिलती है, आपके जो समूह बनाती है, उन्हें बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक दोस्तों। एक बैंक वो होती है जो आपके लोन देती है, उनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक कहते हैं, ठीक है। तो लिखिए आप दोस्तों, अच्छा आप लिख लीजिए फटाक से। गर्मी बहुत बढ़ रही है भाई साहब, घरों के अंदर है ना आप लोग, जो है पानी पीते रहा करो, घरों के अंदर रहा करो। मतलब आज मैंने सुबह, क्योंकि लाइट नहीं आती है मॉर्निंग में, जहां पर मैं भी घर पर हूँ गोविंदगढ़ हरिद्वार में, तो वहां पर मॉर्निंग में 6 बजे लाइट जाती है और 7:15 के आसपास आती है। तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और जहां पर मैं क्लास ले रहा हूँ ना आपकी, वो सबसे ऊपर बना हुआ आपके 3rd फ्लोर के ऊपर बना हुआ है, ये आपका स्टूडियो जो है। तो ये इतना गर्म दोस्तों होता है, और लाइट बहुत ज्यादा होती है स्टूडियो में आपके, तो ये गैस चैम्बर की तरह बन गया सुबह। और मैं बिना पानी पिए पढ़ाता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे भी पढ़ाना होता है सुबह वाली क्लास में ना, बहुत स्पीड से पढ़ाता हूँ वहां पर। तो मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। मैंने जब वो सुबह क्लास ली, उसके बाद में मतलब मैं उस क्लास के बाद सीधा आपकी क्लास लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ, वो कंडीशन मेरी हो गई। तो फिर मुझे लगा कि पानी पीते रहना चाहिए, गर्मी बहुत है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई जरूरी काम नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलना है। वैसे भी आपको सारी चीजें मोबाइल में मिल रही हैं। देखो मैंने कहा आपसे, शेड्यूल जो बैंक है, ये बैंक दो टाइप की होती है। कैसी? दो टाइप की होती है। एक होती है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, जिस बैंक को आप और मैं जानते हो, वो सारी बैंक कमर्शियल बैंक है, ठीक है। एक होती है कोऑपरेटिव बैंक। अभी आपका और मेरा पाला इस बैंक से नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारा पाला पड़ता है इस बैंक से। हमारा जिसमें अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जितने भी बैंक आप जानते हो जहां आपका अकाउंट होगा, वहां पर ये कमर्शियल दोस्तों बैंक होने वाली है। इनको बोलते हैं वाणिज्य बैंक। क्या बोलते हैं इनको? इन्हें कहते हैं हम लोग वाणिज्य बैंक, और इन्हें कहते हैं हम लोग सहकारी बैंक। अब देखिए, अगर आपसे पूछे दोस्तों, कमर्शियल जो बैंक है आपके, इसमें इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। का इनका उद्देश्य है लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना, टू मेक प्रॉफिट। टू मेक प्रॉफिट कौन सी बैंक है? वो है कमर्शियल बैंक। ये लोन देती है, ये लोन देती है, और उसके एवं से आपके जो इंटरेस्ट मिलता है इनको, उसमें इनको आपके फायदा होता है, ठीक है। ये लोन लेकर के आती है, आगे से आती है, अपने पास लोन दोस्तों लेकर आती है, उस लोन के बदले में आपके हमें लोन देती है, और जो इंटरेस्ट का जो फायदा इनको होता है, वही दोस्तों इनकी इनकम होती है, वही इनकी सैलरी होती है, ठीक है। तो इनका काम होता है टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। कम आपके जो व्यापार है उसके लिए धन देना, आपको लोन उधार देना, आपको ये काम इसका दोस्तों होता है। ये एक बैंक वो है जो पब्लिक बैंक, गवर्नमेंट बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी बैंक हो गई। एक दो बैंक वो है जो आपके प्राइवेट बैंक है, जैसे कि आपके एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक आपके। एक बैंक वो है जो भारत की है ही नहीं, ठीक है, फॉरेन की बैंक है ना। जैसे कि आप जानते होंगे बैंक के बारे में, स्टैंडर्ड बैंक, बड़ी महत्वपूर्ण बैंक भारत के अंदर है। आपने बड़े बड़े शहरों में इसका एटीएम देखा होगा, इसका बैंक का मुख्यालय देखा होगा। जोधपुर में भी इस बैंक का आपके ऑफिस है, स्टैंडर्ड बैंक इसका नाम है, ठीक है। एक एचएसबीसी बैंक भी, सिटी बैंक भी है ना, सीआईटीआई सिटी बैंक भी है। ये सारी फॉरेन की बैंक है। देखिए मेरे साथ में, मैंने आपसे कहा कमर्शियल जो बैंक होती है वो 3 टाइप की होती है ना। देखिए पब्लिक बैंक कितनी है? पब्लिक बैंक, पब्लिक बैंक पूछूं आपसे, सबसे बड़ी पब्लिक बैंक कौन सी आपकी? ये वर्तमान में 12 है, आप जानते हो। सबसे बड़ी कौन सी आपकी? जो बिगेस्ट है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो बिगेस्ट आपकी पब्लिक बैंक है, नोट कीजिए ना। और सेकंड नंबर पे कौन आपके? पीएनबी। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है वो सेकंड स्थान पे पब्लिक बैंक, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए बैंक कौन सी आती है? इसके बाद बैंक आती है प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक। और भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है? एचडीएफसी बैंक। कौन सी है? एचडीएफसी बैंक जो है ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, नोट कीजिएगा। और इसकी स्थापना 1994 में होती है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है? एचडीएफसी बैंक है। पूछो आपसे, सर्वाधिक ब्रांच किस बैंक की? आईसीआईसीआई बैंक। आपके मुझे सर्वाधिक ब्रांच किसकी है आपके? वो आईसीआईसीआई बैंक की। सर्वाधिक ब्रांच किस बैंक की है ना? ये आईसीआईसीआई बैंक जो है इसकी ब्रांच ध्यान रखिए ना। और सबसे बड़ी बैंक कौन सी? एचडीएफसी बैंक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके तो अलावा आपके, इसके अलावा देखिए एक बैंक होती है हमारी, कौन सी आपकी? वो है फॉरेन बैंक। इनको बोलते हैं हम लोग विदेशी बैंक। क्या बोलते हैं? विदेशी बैंक कहते हैं। फॉरेन बैंक तो विदेशी बैंक कहते हैं, नोट कीजिए, ठीक है। अगर आपसे पूछे तो विदेशी बैंक में लिखिए आपके, एक बैंक कौन सी आपकी ना? एक बैंक है सिटी बैंक। सिटी बैंक कहाँ की? यूएसए की है ना। बैंक का नाम है सिटी बैंक, कहाँ की? सो यूएसए की बैंक है, भारत की सबसे बड़ी विदेशी बैंक है, नोट कीजिएगा, ठीक है। एक बैंक सेकंड नंबर पे कौन आपके? एचएसबीसी बैंक, ये भी सुना होगा आपने, ये हांगकांग की बैंक है। कहाँ की है? हांगकांग की बैंक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पूछो दोस्तों आपसे, सर्वाधिक ब्रांच कौन सी बैंक हमारे यहाँ पर है? तो वो बैंक हमारी कौन सी? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यूके की बैंक है, नोट कीजिए ना। पूछो आपसे, सर्वाधिक ब्रांच किस बैंक की? आपकी विदेशी बैंक लिखिए, आपकी वो बैंक कौन सी है? तो बैंक का नाम लिखिए आप लोग, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। और यह बैंक कहाँ पर? यह बैंक आपकी यूके की बैंक है, ठीक है। सर्वाधिक ब्रांच इसकी है। तो मैंने आपको कुछ बैंकों के बारे में, जो उनका चार्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण चार्ट है। भारत की सबसे बड़ी पब्लिक बैंक कौन सी है? सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है? इसके अलावा सबसे बड़ी आपके फॉरेनर बैंक कौन सी हमारे यहाँ पर? एचएसबीसी बैंक किस देश की है? सिटी बैंक किस देश का है? और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक किस देश का? आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सर्वाधिक ब्रांच प्राइवेट में किस बैंक की? ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में कुल कितनी पब्लिक बैंक है, ये भी आपके पास सूचना होनी चाहिए। एक चार्ट मैंने आपको दिखा दिया। सबसे पहले बैंक दो टाइप की होती है, जो शेड्यूल नंबर 2 के अधीन काम करती है, वो आपके शेड्यूल बैंक होती है, अनुसूचित बैंक होती है। और जो काम नहीं करती वो आपके नॉन शेड्यूल बैंक होती है। मैंने कहा शेड्यूल बैंक के अंदर दो टाइप की बैंक होती है, एक होती है कमर्शियल बैंक, जिसका काम होता है टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट बनाना काम जिसका होता है, इसका काम लोन देना काम जिसका होता है, वो कमर्शियल बैंक। और एक मतलब कोऑपरेटिव बैंक, जिसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। कमर्शियल तो बैंक आपके 3 तरह की है, एक आपके पब्लिक बैंक, एक प्राइवेट बैंक, एक आपके विदेशी बैंक है, वो होती है ना। पब्लिक बैंक पूछूं आपसे, जो बैंक आपके पब्लिक बैंक में एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक आपके सामने, प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक जो है, और भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारी बैंक है, ठीक है। और एक आपके फॉरेनर बैंक के अंदर सिटी, एचएसबीसी और आपके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो कोऑपरेटिव बैंक पूछूं आपसे, यह दोस्त ये आपके समूह बनाती है ना, ये आपके कहते हैं ये समूह बनाती है, आपके समूह बनाती है और फिर कार्य करती है ना। कोऑपरेटिव बैंक आपकी ये समूह बना के काम करती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। और इसके लिए एक अधिनियम है आपके, सहकारी समिति अधिनियम 1912, सहकारी समिति अधिनियम 1912 जो है वो इसके लिए अधिनियम है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। यह दोस्तों भारत में 3 स्तर पे काम करती है ना, ये भारत में 3 स्तर पे काम करती है। और ये सवाल एग्जाम में खूब पूछा गया। देखो सवाल पूछा जाए, बताओ आपसे सवाल पूछा जाए, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पे काम करेगी? सुनना, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पे काम करेगी? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 स्थानीय निकाय के स्तर पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपके जिले के स्तर पे, ऑप्शन नंबर 3 राज्य के स्तर पे, ऑप्शन नंबर 3
सभी के स्तर पे। तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि गुरुजी सेंट्रल केंद्र वाले सबसे ऊपर काम करते हैं, आपके ये बीच में काम करते हैं, जिला स्तर पे काम करते हैं। देखिए आपके सबसे ऊपर कौन काम करते हैं, सबसे ऊपर करती है काम आपके राज्य स्तरीय बैंक, तो राज्य स्तरीय सबसे ऊपर करती है। इसके बाद जो केंद्रीय है वो दूसरे स्थान पे है। सबसे नीचे काम करती है प्राथमिक, तो प्राथमिक सहकारी समिति यहाँ पे सबसे नीचे काम करती है। प्राथमिक सहकारी समिति सबसे नीचे, उसके ऊपर केंद्रीय, उसके ऊपर राज्य आपको नोट करना है। तो प्राथमिक, केंद्रीय, राज्य, ये तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्राथमिक सहकारी समिति सबसे नीचे, केंद्रीय उसके ऊपर, राज्य उसके ऊपर, ये तीनों आपको नोट करनी है, तीनों आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा एक चार्ट हो गया बैंक का। देखो बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं आपको, मैं आपको यहाँ पर पीओ की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ ना। बैंक का मतलब मैं आपको वो नहीं करा रहा कि आपको बैंक का मुझे पीओ बनाना नहीं है ना, वो तैयारी नहीं करवा रहा हूँ। मैं आपको जनरल जो इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है वो पढ़ा रहा हूँ आपको। कमर्शियल बैंक में कौन कौन है, एचडीएफसी, ये फॉरेन बैंक कौन कौन सी है, पब्लिक बैंक कौन कौन सी है, इनका डिवीजन कैसे होता है, कमर्शियल बैंक में कौन आता है, शेड्यूल बैंक क्या होती है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होती है, कोऑपरेटिव बैंक के स्तर पे कौन कौन सी काम करती है, कौन सा इसके अधीन अनुसार आपके समूह में काम करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब लास्ट में दो क्वेश्चन लिख लीजिए करंट अफेयर्स के, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी की ओर। लिखिए आपके हाल ही में तो क्या हुआ आपके, हाल ही में देखो हर साल कुछ करंट तो ऐड होती है, ठीक है। अभी हाल में दो क्वेश्चन ऐड हुआ सो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपके उसने एक पोर्टल लॉन्च किया, नाम प्रभा पोर्टल, मतलब प्रभा पोर्टल लॉन्च किया अभी हाल ही में, ठीक है, लाइसेंसिंग के लिए। इसके अलावा तो आपके इसके अलावा कोई एप्लीकेशन आई उसके अप्रूवल के लिए एक सिंगल पोर्टल लॉन्च कर दिया, इसका नाम है प्रभा पोर्टल। लिखिए आपके, तो लिखिए प्रभा पोर्टल, मैंने लिखवाया तो लिखा आपको प्रभा पोर्टल लॉन्च करेंगे आपके। ये लॉन्च करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है, लॉन्च करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और ध्यान रखिएगा प्रभा पोर्टल जो है, अगर कभी सवाल पूछूं आपसे, प्रभा पोर्टल लिखिए लाइसेंस के लिए, कोई लाइसेंस चाहिए तो इसके लिए, एप्लीकेशन के अप्रूवल के लिए, आपके एप्लीकेशन जो है इस एप्लीकेशन के अप्रूवल के लिए, कुल मिला के एक सिंगल पोर्टल होने वाला है, ध्यान में, ठीक है। एक सिंगल आपके सिंगल पोर्टल होने वाला है, ये आपको नोट करना है। इसका नाम प्रभा पोर्टल है। अभी हाल ही में इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको जारी किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख दीजिए साथियों, देखिए हाल ही में दोस्तों आपके हाल ही में इंग्लैंड की ओर से, तो हाल ही में दोस्तों लंदन की ओर से, आपके लंदन की ओर से एक अवार्ड है, इसका नाम है, एक अवार्ड का नाम है आपके रिस्क मैनेज मैनेजर ऑफ, आपके रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। मतलब वो संस्था जिसने आपके पूरे साल में जोखिम को मैनेज किया है, ठीक है। तो उस आपके संस्था का अवार्ड कौन सा है, तो वो अवार्ड भी आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त हुआ, ठीक है। वो अवार्ड जो आरबीआई उसको प्राप्त हुआ, ध्यान रखिए, ठीक है। तो पूछूं आपसे कि रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला आपके, तो ये अवार्ड आपके रिस्क मैनेजर अवार्ड आपकी किसको मिला, ये आरबीआई को मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मैंने आपको अपडेट करा दिया, एक पेज फिर भी खाली छोड़ दीजिए, कभी आपसे मिल जाएगी सवाल भाई कोई आरबीआई ने कोई काम किया हो तो वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है। एक पेज खाली छोड़ दीजिए यहीं पर। चले आगे, चलिए अब लिखिए आप लोग, देखो मॉनेटरी पॉलिसी, इसको बोलते हैं हम लोग मौद्रिक नीति। लिखिए मॉनेटरी पॉलिसी, इसे हम बोलते हैं मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी क्या बोलते हैं इसको हम, मौद्रिक नीति बोलते हैं, ठीक है। देखो अगर दोस्तों हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी का जो फ्लो हो रहा है तो कब कितना होना चाहिए, इस प्रकार दोस्तों आपके घर में फैन को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर होता है, आपके घर में होता है, गैस को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर हमारे पास में होता है। उसी तरह से इकोनॉमी में जो आपके मनी का जो फ्लो होता है, कब कितना होना चाहिए फ्लो, कहां पर हमें रोकना है फ्लो, कहां हमें फ्लो को बढ़ाना है। मंदी आ चुकी मार्केट में, मनी का फ्लो कर दीजिए, महंगाई दोस्तों मार्केट के अंदर है तो मनी का फ्लो रोक लीजिए ना। तो मनी का जो फ्लो होता है उसको रेगुलेट करने के लिए एक हमने कमेटी दोस्तों स्थापित कर दी, हमने एक नीति बना दी हमने, उस नीति को बोलते हैं हम लोग क्या, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। तो लिखिए आप मेरे साथ में, लिखिए लिखिए अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था में, पहले आप ऐसे लिखो, अर्थव्यवस्था में ऐसे लिखना पहले, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को, पहले ऐसे लिखो, मुद्रा के प्रवाह को रेगुलेट करने के लिए मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है इसके प्रभाव को रेगुलेट करने के लिए मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसका उद्देश्य ये हो गया कि इसका निर्माण हम क्यों करते हैं, तो जो महंगाई होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो लिखना आपके इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है ना, इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन उद्देश्य लिखिए कौन सा है, वो है जो महंगाई जो होती है, जो इन्फ्लेशन जो होती है आपकी, जो महंगाई या फिर जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब महंगाई क्या होती है वो हम पढ़ेंगे आगे ना, महंगाई के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ना है, इन्फ्लेशन आपकी कैसे कैसे इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर होती है, वक्र फिक्स वक्र क्या होता है, वो सारी बात हम करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा वो भी बात करेंगे, ठीक है। महंगाई मतलब आपके कोई वस्तु की जो कीमत है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार, ठीक है। आज वो कीमत 10 रुपए, कल 20 रुपए हो जाए, एक महीने बाद 25 रुपए हो जाए, एक महीने बाद 30 रुपए हो जाए, उसको महंगाई कहते हैं ना। किसी वस्तु की कीमत लगातार बढ़ना जो होता है वो महंगाई होती है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ पर एक मॉनेटरी पॉलिसी आती है, ठीक है। और दोस्तों जो कमेटी इसको बनाएगी, जो संस्था इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाएगी, उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। लेकिन आपके देखिए सवाल पूछूं आपसे, मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसका निर्माण करने वाली संस्था वो कौन सी है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करती थी, ठीक है। फिर बाद में आप जो है इसके लिए अलग से जिम्मेदार कमेटी बना दी गई है, उसका नाम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो एमपीसी उसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब किस कमेटी की सिफारिश पर
इसका निर्माण होता है वो कमेटी होती है आपकी उर्जित पटेल कमेटी। तो उसने कहा था कि हमारे यहाँ पर जो महंगाई होती है उसको हमें 2% से 6% के बीच में कंट्रोल करना पड़ेगा और इसको कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनानी पड़ेगी, मल्टी पॉलिसी कमेटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर अब लिखिए, आप लिखिए मेरे साथ में, देखो एमपीसी, देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी है उसका फ्लो हमें कंट्रोल करना पड़ता है, वरना दोस्तों हमारे यहाँ पर महंगाई बहुत अधिक हो जाएगी या दोस्तों मंदी बहुत अधिक हो जाएगी। तो ना महंगाई हो ना मंदी हो, इकोनॉमी चलती रहे लगातार आपके मिड वे के अंदर, उसके लिए हमें एक मॉनेटरी पॉलिसी बनानी पड़ती है, एक नीति बनानी पड़ती है, ठीक है। और वो नीति बनाने वाली संस्था कौन सी है, आपको संस्था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो लिखिए एमपीसी, संस्था कौन सी आपकी एमपीसी है, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहली बात तो इसका टारगेट क्या है, लिखिएगा इसका टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, क्यों बनाई गई है, तो लिखना इसका लक्ष्य होता है लिखना आपकी मुद्रास्फीति जो है, इसको महंगाई बोलते हो आप लोग, इसको आप लोग इन्फ्लेशन बोलते हो, मुद्रास्फीति दर को 4 प्लस माइनस 2% करना, 4 प्लस माइनस 2% तक नियंत्रित रखना। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब हो चुका है, देखो आपके 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, ठीक है, और 4 में प्लस 2 करेंगे तो आपके 6 आ जाएगा। तो 2% से 6% के बीच में अगर दोस्तों हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन रहती है, मतलब वो कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो 2% से 6% के बीच में अगर दोस्तों हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन है तो वो कंट्रोल वे में चल रही है, ठीक है। ये हमने एक आंकड़ा लिया, ठीक है। आप पूछोगे सर ये आंकड़ा देने वाली कमेटी कौन सी, वो कमेटी आपके है उर्जित पटेल कमेटी। देखिए आपके अगर पूछूं आपसे ये जो आंकड़ा है आपके सिफारिश करने वाली कमेटी कौन सी है, तो सिफारिश करने वाली कमेटी थी उर्जित पटेल कमेटी, जो कि भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके गवर्नर रह चुके हैं। और उन्होंने ही रिकमेंडेशन दी थी कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाए। और उस कमेटी का काम क्या होगा, उसका केवल काम यही होने वाला है कि वो किसी भी प्रकार से जो हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको 2 से 6% के बीच रखेगा, इससे ऊपर नहीं होने देगा, 7% 8% नहीं होने देगा, इससे कम तो नहीं होने देगा ना, ऐसा नहीं 1% कर दे आपके, मंदी भी नहीं होने देगा आपके और महंगाई भी नहीं होने देगा, इस बीच में रखेगा। ये उसके लिए टारगेट तय कर दिया गया हमने। और अगर वो नहीं रख पाया तो इसका जिम्मेदार केवल एक कमेटी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। पहले दोस्तों ये बोलते थे कि उसने नहीं किया तो नहीं हो, हमारे दोस्तों भारत में कोई भी काम को टालने की टेंडेंसी बहुत अच्छी खासी हमारे पास में, ठीक है। हम काम को टाल देते हैं, जो जिम्मेदारी हमारी होती है हमारे ऊपर, हम उसको टाल देते हैं कि उसने नहीं करा तो नहीं हो पाया, उसने नहीं करा तो नहीं हो पाया, टाइप इसने टाइप नहीं करा तो कंटेंट नहीं बन पाया, कंटेंट राइटर ने कंटेंट नहीं किया तो टाइप इसने टाइप नहीं किया, टाइप इसने टाइप नहीं किया तो इसलिए स्टूडियो वाले ने आपके यहाँ पर कंटेंट नहीं लगाया, क्योंकि स्टूडियो वाले ने फाइल नहीं लगाई इसलिए कुमार गौरव ने क्लास नहीं दी। इसे बोलते हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को टालना। जब मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं तो सारी जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए कि कोई भी आपके बीच में कोई भी घटना होती है, कोई भी कमी होती है तो रेस्पॉन्सिबल मैं होऊंगा, ये होना चाहिए। तो रेस्पॉन्सिबल करने के लिए अलग से संस्था बनाई गई आपके, इसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कि अगर महंगाई बढ़ी 7% हुई जवाब दोगे तुम लोग, अगर 1% हुई जवाब दोगे तुम लोग, अगर इसके बीच है तो आप मस्त रहो, आपको बस इसको इसके बीच में रखना है, ये काम इनको दे दिया गया, ठीक है। और दोस्तों ये हर 2 साल में, पहली बात तो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना जो है 2016 में होती है। कब होती है, 2016 में इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपके कुल 6 मेंबर होते हैं ना, इसमें कुल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर जो होते हैं आपके वो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। और 3 मेंबर कौन होते हैं आपके, वो आपकी जो सरकार होती है वो तय करती है, सरकार द्वारा तय करते हैं 3 मेंबर, ठीक है। और पूछूं आपसे इसका अध्यक्ष कौन होता है ना आपके, इसका अध्यक्ष जो है वो होते हैं आरबीआई गवर्नर, ये इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। जो गवर्नर साहब है वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों हर आपके हर 2 महीने के अंदर रिव्यू करती है, ठीक है। आपके ये हर 2 महीने लिखना, हर 2 महीने में, ठीक है, हर 2 महीने में, ब्रैकेट में लिखिए 1 साल में 6 बार, 1 साल में 6 बार, हर 2 महीने में 1 साल में 6 बार, ठीक है। हर 2 महीने में 1 साल में 6 बार रिव्यू करती है, हर 2 महीने में या 1 साल में 6 बार उसमें आपके रिव्यू करती है कि रेट जो है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। अगर मान लो दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है तो ये कंट्रोल करेगी ना, ये आपके सिकंजा कसने वाली है। अगर दोस्तों आपके महंगाई बढ़ने वाली है और महंगाई कम होने वाली है, मंदी बढ़ने वाली है, तो ये आपके थोड़ा लिबरल कर देगी, तो वो काम इसका होने वाला है, ठीक है। 6 मेंबर इसके अंदर होंगे, हर साल में 2 बार, हर 2 महीने में 1 बार, 2 महीने फिर 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 2 आप अगर सुबह मुझसे पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स, देखना आपको हर 2 महीने में 1 बार मैं पढ़ाता हूं कि रेपो रेट क्या तय हुई है। वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दोस्तों होती है, जिसमें आपको शक्तिकांत दास जी का फोटो दिखता होगा, वो एमपीसी होती है ना। मैं आपसे बोलता हूं रेपो रेट उतनी ही रखी गई है ना, वो रिव्यू कर रही है, हर 2 महीने में रिव्यू करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आके रिव्यू करेगी हर 2 महीने में कि हमें रेपो रेट को चेंज करना है नहीं करना है, हमें रिवर्स रेपो रेट चेंज करना है नहीं करना है, हमें सीआरआर चेंज करना है नहीं करना है, हमें एमएसएलआर जो है उसको बढ़ाना है कम करना है, हमें बैंक रेट को बढ़ाना है कम करना है, स्टेबल रखना है। वो तय करने का काम किसका होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है। यहां दोस्तों मैंने बहुत सारे नाम बोले आपके सामने ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफआर, सीआरआर, एसएलआर, तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा कि भाई साहब एक हमने संस्था बना दी दोस्तों, इसका नाम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसका नाम है। हमने बोला कि तेरा काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तेरा काम होगा, ठीक है। महंगाई है उसको कंट्रोल करना तेरा काम होने वाला है। अब उसको करेगा कैसे आपके, आप दोस्तों एक आप मैकेनिक को लेकर आते हो आप जो है, और आप बोलते हो कि भाई ये एक बोर्ड है, ये बोर्ड नहीं चल पा रहा है, इसको खोल के चेक करना है कि चलेगा नहीं चलेगा। तो उसके पास खोलने के लिए उपकरण चाहिए, टूल्स होने चाहिए। बिना टूल्स के वो कैसे काम करेगा, मुझे बताओ तो, बिना टूल्स से कैसे खोलेगा वो इसको। तो टूल्स चाहिए खोलने के लिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसको भी कुछ टूल्स चाहिए होते हैं जो इन्फ्लेशन जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उन्हें बोलते हैं हम लोग उपकरण। इसमें आपके एक टूल्स होते हैं जिनको बोलते हैं आपके मात्रात्मक उपकरण, एक बोलते हैं उन्हें बोलते हैं गुणात्मक उपकरण, एक का नाम होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, एक का होता है आपके क्वालिटेटिव टूल्स। तो आइए बात करते हैं किसकी आपके। तो लिखिए मैंने कहा कि हमारे पास कौन है, हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनके तैयार हो चुकी है। इसका काम क्या है, इसका काम है 4 + -2% जो है, ये सोते टाइम, खड़े होते टाइम, बैठते टाइम, खाना खाते टाइम, आपके हर समय काम इसका यही है कि इस पर नजर रखना कि जो इन्फ्लेशन जो है उसकी रेट कितनी रहनी चाहिए, इन्फ्लेशन की रेट जो है वो 4 + -2 रहनी चाहिए, इससे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2% से 6% के बीच रहनी चाहिए, इससे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ये तय करना काम इसका, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दोस्तों उसके पास में कुछ टूल्स होते हैं, जिस टूल्स के आधार पर वो जो महंगाई की दर जो होती है उसे कंट्रोल करती है, ठीक है। तो देखिए टूल्स, उपकरण कह दीजिए आप इनको, इंस्ट्रूमेंट कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए ना। एक होते हैं क्वांटिटेटिव, इनको बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण, और एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव, इसको बोलते हैं हम लोग गुणात्मक उपकरण। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये दो टाइप के उपकरण हमारे पास, टूल्स जो हैं वो दोस्तों हमारे पास होते हैं। ठीक है, देखो नाम से स्पष्ट आपके, जहां दोस्तों मात्रा की बात दोस्तों आती है, रेट की बात जहां पर आती है 2%, 4%, 5%, 10% हो, ये रेट है, मात्रा है। ठीक है, वो आपके कौन से होंगे, वो यहां पर दोस्तों आने वाले हैं। जहां दोस्तों मात्रा की बात नहीं आएगी आपके, वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, देखिएगा इसके अंदर कौन कौन आपके, इसके अंदर लिखिए नंबर फर्स्ट आपके आर आर, अभी फुल फॉर्म लिखाऊंगा इसके ना। नंबर सेकंड है ट्रिपल आर, नंबर थर्ड लिखिए सी आर आर, नंबर फोर लिखिए पी आर, नंबर पांच लिखिए एम एस एफ आर, नंबर पांच लिखिए एम एस एफ आर, नंबर छह लिखिए ओ एम ओ। छह लिख दीजिए फटाक से। आर आर सबके बारे में पढ़ेंगे, अलग चिंता ना करें, सबके बारे में पढ़ना है अलग से, और इनकी फुल फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, देखो आर आर का मतलब रेपो रेट, रेपो रेट। ठीक है, ट्रिपल आर मतलब रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। सी आर आर कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, बी आर मतलब बैंक रेट, बी आर मतलब बैंक रेट। ठीक है, एम एस एफ आर मार्जिनल स्टैंडिंग, ना मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आपकी होती है एमएसएफआर। ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आप इसको बस हिंदी में लिख दीजिए, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, एक इसको लिखिए हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर को, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, बस लिख लीजिए, जब हम पढ़ेंगे तो अलग अलग आपके रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है, रीपर्चेजिंग ऑप्शन, तो हम पढ़ेंगे वहां पर, चिंता मत करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे रेट हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जहां पर तो मात्रा की बात होगी ना वो सारी बात है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो हो गया, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, सारी सारी रेट होती है, ये सारी सारी क्वांटिटी होती है, तो मात्रात्मक उपकरण में ही आती है। ठीक है, बाकी तो जहां गुणात्मक की बात है, यहाँ पर रेट नहीं आएगा ना, यहाँ पर मात्रा नहीं है, यहाँ मात्रा काउंट नहीं होती। ठीक है, प्यार हो गया तो मात्रा नहीं है ना, रसगुल्ला मात्रा है, प्यार उसमें मात्रा नहीं है ना, दबाव हो गया मात्रा नहीं है ना, हमने कुछ मॉरल प्रेशर डाल दिया, इससे हमारा हमने कुछ नैतिक दबाव डाल दिया, कोई ऐसी चीज मान ली जिसका मूल्य से घट रहा है आपके, और वो चीज हमने उसको कम करने के लिए हमने, हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसने कोई मॉरल प्रेशर डाल दिया, तो वो इसमें काउंट होगा। ठीक है, नैतिक दबाव से ना एक हमारा साख की राशनिंग करना भी इसमें काउंट होगा। ठीक है, पढ़ेंगे इनके बारे में, चिंता ना करें आप लोग। तो लिखिए अभी इसमें दो लिख दीजिए आपके, एक तो होता है नैतिक दबाव, इसको बोलते हैं मॉरल प्रेशर, और एक है साख की राशनिंग। इन दो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता ना करना ना। इसको बोलते हैं क्रेडिट रेशन, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, बस कभी अभी लिख लीजिए आप कि ये दो टूल्स उसमें आती है, गुणात्मक के अंदर, क्वालिटेटिव के अंदर, बाकी सारी यहां पर आती है ना, बाकी सारी यहां पर आती है, और दो टूल्स आपके वहां पर आती हैं गुणात्मक के अंदर। ठीक है, लिखिए अगर आपसे ये पूछूं आपसे, देखो इन दोनों को मिला के दोस्तों एक नाम और होता है। ठीक है, वो होता है आपकी लिक्विडिटी, आपके एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ना, इसको बोलते हैं एलएएफ। एक बार लिख दीजिए आप मेरे साथ में, लिखो नोट, अभी पढ़ेंगे इसको अलग। ठीक है, लिखिए नोट, लिखिए एलएएफ, यह सवाल एसएससी पूछ चुका है। एलएएफ लिखिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, हिंदी में कहते हैं इसको तरलता समायोजन सुविधा, तरलता समायोजन सुविधा कहते हैं इसको हिंदी में, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं आपके। देखिए रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट जो है, इन दोनों को मिलाने के बाद में एलएएफ कहा जाता है। ठीक है, कभी सवाल पूछे आपसे एलएएफ में क्या काउंट होता है आपके, रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट आपके, वो दोस्तों एलएएफ होता है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं, ये आपको नोट करना है। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब आपकी जेब में जो पैसा है उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, आपकी जो जेब जो है उसमें पैसा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तरलता कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, तो आरबीआई द्वारा जो अल्पकाल होता है आपके, उसमें जो मुद्रा जो होती है आपकी, उस मुद्रा की जो तरलता होती है आपकी, जो मुद्रा की आपकी तरलता है आपकी, मतलब परचेजिंग पावर जो है उसको रेगुलेट करने के लिए करते हैं हम एलएएफ जारी करते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जारी करते हैं। इसमें हमें रेपो रेट पढ़ना पड़ेगा, और इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार हम मुद्रा की तरलता है उसको कंट्रोल करने वाले। ठीक है, तरलता का मतलब सीधा सा मैंने पहले भी कहा था आपसे, कैश, जो आपकी जेब में जो पैसा है ना वो तरलता है। ठीक है, आप कितना कोई चीज परचेज कर सकते हो वो तरलता है। आप सोचिए कि आपके पास एक चेक हो 100 रुपए का, और आप समोसा खाने निकलोगे, आपको समोसा खिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 100 रुपए कैश है ना, तो आपको हर कोई समोसा खिलाने वाला है। तो जो 100 रुपए कैश जो है वो है आपकी लिक्विड, वो है तरल। और दोस्तों अगर जिसके पास तरल जितना अधिक होगा ना, वो उसको उतना ही खर्च करेगा, और उसको खर्च करेगा तो चीजों की डिमांड करेगा, चीजों की डिमांड करेगा तो उनकी प्राइस बढ़ेगी, और यही तो इन्फ्लेशन होता है। अगर आपकी जेब में पैसा है ही नहीं तो आप क्या चीज खरीदोगे, और अगर आप नहीं खरीद पाओगे चीजें तो चीजों की डिमांड ही नहीं होगी, अगर डिमांड नहीं होगी तो प्राइस भी नहीं बढ़ेगी। तो जो इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारी जेब में जो पैसा जो है, जो लिक्विडिटी जो है, उसे रेगुलेट करना पड़ेगा, और उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए जो है हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए आप आरबीआई द्वारा अल्पकाल के लिए, आरबीआई द्वारा अल्पकाल में, आरबीआई द्वारा अल्पकाल में तरलता नियमन, आरबीआई द्वारा अल्पकाल में तरलता नियमन हेतु, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए परचेजिंग पावर, थोड़ा याद रहेगा आपको ना, परचेजिंग पावर, तरलता नियमन हेतु एलएएफ का उपयोग होता है। ठीक है, जो
LAF है उसका उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? किसके लिए होता है? लिक्विडिटी रेगुलेट करने के लिए होता है, परचेजिंग पावर को उसको रेगुलेट करने के लिए होता है, क्योंकि अगर परचेजिंग पावर उसको रेगुलेट नहीं होगी, अगर हमारे पास में पावर होगी परचेज करने की, तो हम लोग खर्च करने वाले पैसा सो, अगर हम खर्च करेंगे पैसा तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ने वाला सो, और मार्केट में अगर मनी का फ्लो बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज की कीमत जो है बढ़ने वाली है, इससे महंगाई बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर हमें ये कंट्रोल करना पड़ेगा, हमारा परचेजिंग पावर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है? इसके लिए हमारे पास में क्या, इसके लिए हमारे पास में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। देखिए नंबर फर्स्ट रेपो रेट, इसको ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि दोस्तों जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रिव्यू करती है ना, वो रिव्यू केवल इसका करती है, इसको बोलते हैं पॉलिसी रेट कहते हैं, इसको रेपो रेट पॉलिसी रेट कहते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण रेट है ना, सबसे महत्वपूर्ण रेट यही है। इसके बाद में सारी रेट डिसाइड होती है, सबसे पहले रेपो रेट डिसाइड होती है आपकी, इसको बोलते हैं रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट। फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म है इसकी रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट, ठीक है? इसी को हम लोग पॉलिसी रेट भी कहते हैं, नीतिगत दर भी कहते हैं। इसी को हम लोग, हमारी जो पॉलिसी बनती है ना उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए पॉलिसी रेट कहते हैं, इसको नीतिगत दर भी कहते हैं, ठीक है? इसको रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट भी कहते हैं, ये आपको नोट करना है। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछता है आपसे, रेपो रेट की फुल फॉर्म क्या है? रीपर्चेजिंग दोस्तों ऑप्शन रेट है, ये आपको नोट, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं रेपो रेट, ये इसकी हिंदी है बेटा, रेपो दर ये इसकी हिंदी है, ये इसकी इंग्लिश है, ठीक है? रीपर्चेजिंग ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब दोस्तों रेपो रेट होती क्या है देखना, रेपो से क्या होती है देखिए, आपकी यही देख लीजिए आप, ये दोस्तों मान लीजिए आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? ये मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये है हमारा बैंक, ये हमारा क्या बैंक है, मान लीजिए HDFC बैंक, ठीक है? और तो ये हमारा ग्राहक हो गया, ये हमारा ग्राहक रसगुल्ला हो गया, ठीक है? अब दोस्तों इसको चाहिए कार खरीदनी है इसको, ठीक है? इसको दोस्तों लोन चाहिए 5 लाख रुपए का, ये किसके पास जाएगा? ये इसके पास तो नहीं जाएगा, ये जाएगा बैंक के पास में, HDFC बैंक जिसमें इसका अकाउंट है, और ये इसको बोलेगा कि भाई हमें लोन दे दो, हमें कोई काम, हमें कोई इंडस्ट्री शुरू करनी है, हमें कोई चीज खरीदनी है, हमें लोन चाहिए, ठीक है? ये इसको बोलता है। अब दोस्तों मान लो कंडीशन के तौर पे मान लीजिए इसके पास पैसा तो है ही नहीं, इसके पास पैसा नहीं है अभी, ये इसको बोलता है कल आना, आप कल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है? अब ये कहां से मैनेजमेंट करेगा? भीख तो मांगेगा नहीं आप, ये आप मान लीजिए बेटा है, इसको मान लीजिए आप बेटा, ठीक है? इसको आप मान लीजिए बेटा, और इसको मान लीजिए आप बाप। अब दोस्तों अगर इसको पैसा चाहिए तो ये बाप के पास जाएगा, ये किसके पास जाएगा? ये इसके पास जाएगा, तो ये पहुंच गया इसके पास में, और ये इसे बोलता है पापा जी हमें कुछ पैसा चाहिए आपसे, तो हमें आगे लोन देना है। ये बोलता है ठीक है तेरी कंडीशन अच्छी है, हम तुझे पैसा दे देंगे, ठीक है? तो ये इसको कुछ पैसा उधार देगा, इसके पास बहुत सारा पैसा रसगुल्ला, ये इसको कुछ पैसा उधार दे देगा, ठीक है? लेकिन दोस्तों ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि मैं इंटरेस्ट लूंगा इसके बदले में। तो जिस दर पर, सुनना, जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत कम समय के लिए बैंक को लोन देता है, उस दर को क्या बोलते हैं? उस दर को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। मेरी बात सुना, दो बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपकी, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए, और आरबीआई लोन किसको दे रहा है? तो बैंक को दे रहा है लोन, जिस दर पर देगा उसे बोलते हैं रेपो रेट। तो आप लिखिए मेरे साथ में, रेपो रेट की परिभाषा क्या होती है आपकी? इसकी परिभाषा होती है अल्पकाल के लिए, देखिए शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल, अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के लिए जिस दर पर आरबीआई बैंक को उधार देता है उसे रेपो दर कहते हैं। तो रेपो रेट क्या होती है? जिस दर पर आरबीआई जो है वो बैंक को उधार देगा, उस दर को दोस्तों रेपो रेट कहते हैं, ठीक है? अब सोचिए दोस्तों कि ये इसके पास गया और बोलता है पापा जी पैसा चाहिए, ठीक है? पापा जी ने कहा ठीक है हम तुझे पैसा दे देंगे, ठीक है? पर इसके बदले में तुझे कुछ रखना पड़ेगा हमारे पास में। ये बोलता है ऐसा क्यों बोल रहे हो आप लोग? ये बोलता है कि आरबीआई से ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग हमारे साथ में? तो ये आरबीआई बोलता है जब तुम इसको पैसा देते हो तो कुछ मांगते हो ना इससे कि घर के कागजात रख दीजिए, कुछ गिरवी रखवाते हो ना, वही काम हम भी करवाएंगे तुमसे, हमें भी तुम पे भरोसा नहीं है, पैसा वापस दोगे या नहीं दोगे, ठीक है? अब दोस्तों इनके लिए ये ऐसे ही है जैसे इसके लिए हम है। ये दोस्तों बहुत बड़ा जॉइंट आपके मतलब देश का बैंक है, ऐसी 50 बैंक काम करती है इसके नीचे। तो ये इसको बोलता है कि भाई देख हम तुझे देंगे, उधार देंगे पैसा, पर तुझे अपना सिक्योरिटी जो है ना, प्रतिभूति जो है वो हमारे पास रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो फिर दोस्तों ये अपनी जो आपके प्रतिभूति जो है, सिक्योरिटी जो है, इनको बोलते हैं सिक्योरिटी कहते हैं इसको ना, सिक्योरिटी जो है अपनी इसके पास रखती है, और फिर दोस्तों ये इसको लोन देता है, और जो लोन देता है जिस रेट पे देता है उस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है? इस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। अब खेल दोस्तों शुरू अब होने वाला है, जो खेल शुरू होगा वो अब शुरू दोस्तों होने वाला है। अब देखिए अब देखिए दोस्तों, इस कंडीशन को वापस बनाते हैं एक बार, ये हमारा बैंक हो, आरबीआई हो गया, ठीक है? इसको बस ध्यान से देखना है, अगर रेपो रेट वाला खेल समझ में आ गया ना, जितने भी आगे खेल है सारे समझ में आपको आ जाएंगे, ठीक है? अंत में मैं आपको एक लाइन में निचोड़ लिखवा दूंगा कि अगर ये आए तो आप ये करके आना, ठीक है? पर पहले समझ लीजिए ना, गुरुजी सीधा वही लिखा दो, पर वो सीधा तो मिल ही जाएगा आपको, पहले समझ लो बैंक और ये रसगुल्ला, ठीक है? ये रसगुल्ला सुनो, और इसे खरीदना है समोसा, मान लो इसे खाना है समोसा, ठीक है? अब देखिए खेल देखना दोस्तों, खेल ये है बेटा, यहाँ पर इसके पास पैसा नहीं है समोसा खाने के लिए, ठीक है? ये दोस्तों ये गया किसके पास में? लोन लेने के लिए, बैंक के पास गया लोन लेने के लिए। बैंक ने कहा 2 घंटे बाद आना, हम भी लोन लेके आते हैं। माना कि दोस्तों बैंक के पास पैसा नहीं है अभी, मान लीजिए, ठीक है? ये दोस्तों पैसा लेने किसके पास गया? आपके आरबीआई के पास पैसा लेने गया, ठीक है? ये इसके पास भी गया, इसने बोला कि ठीक है हम तुझे उधार दे देंगे, ठीक है? हम तुझे उधार देंगे, पर हम तुझे 6% ब्याज की दर जो है इस पे उधार देने वाले। ये हो गया हमारा रेपो रेट, ठीक है? ये पैसा दोस्तों लेकर आता है, ये 2 घंटे बाद वापस आता है और बोलता है कि लोन दीजिए, तो ये बोलता है कि हम तुझे उधार दे देंगे, ठीक है? हम तुझे उधार देंगे, पर हम तुझे जो है 8% जो ब्याज की दर है, जो रेट है उस पे उधार देने वाले, ठीक है? इसने पैसा लिया दोस्तों, और ये पैसे लेकर चला गया दुकान पर और समोसे खा लिए इसने, ठीक है? समोसे खा लिए। अब सोचिए दोस्तों, अगले दिन इसका फिर मन हुआ रसगुल्ला खाने का, ठीक है? अगले दिन दोस्तों क्या बोलता है? इसका दोस्तों फिर मन होता है रसगुल्ला खाने का, ठीक है? आरबीआई सोचता है कि यार डेली कुछ ना कुछ खाता है, ये महंगाई बढ़ाएगा, ठीक है? ये महंगाई बढ़ाएगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है? इसका पेट भी बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी, ठीक है? अब दोस्तों ये वापस किसके पास गया? ये तो वापस आपके बैंक के पास पहुंच गया,
ये वापस इसके पास पहुंच गया कि हमें फिर से रुपया चाहिए, रसगुल्ला खाना है। बैंक बोलता है ठीक है, चिंता मत कर, मैं जाता हूं पापा जी के पास, ठीक है। ये दोस्तों इसके पास पहुंच गया कि हमें फिर से लोन चाहिए। तो आरबीआई बोलता है ठीक है, लोन देंगे तुझे, ठीक है, लोन तुझे देंगे, पर तो कंडीशन है एक। इसने बोला कौन सी कंडीशन है? इसने बोला कि हम एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे तुझसे ना, और वो इस बार कितनी होगी? वो होगी आपके 7%। इसने अपना रेट बढ़ा दिया, ठीक है। ये पहुंच गया पैसा लेके यहाँ पर, ये पहुंचा वापस इसके पास पैसा लेने के लिए। तो बैंक ने बोला कि ठीक है भाई, हम लोन तुझे दे देंगे, और इस बार हम जो है तुझसे आपके 10% लेंगे। अब इसने सोचा कि भाई साहब छोड़िए दोस्तों, कौन खाए रसगुल्ला यार, मतलब 10% ब्याज देना पड़ेगा, छोड़िए, रसगुल्ला नहीं खाते। इसने बोला कि हमें नहीं खाना रसगुल्ला, ठीक है, हमारी रसगुल्ला खाने की कोई इच्छा नहीं है, और इसने मना कर दिया, ठीक है। इसने मना कर दिया रसगुल्ला खाने से। ये खेल हुआ। अब देखिए, अगर दोस्तों रेपो रेट बढ़ती है, अगर रेपो रेट बढ़ती है, ठीक है, ये समझाने के लिए ना, बाकी बड़े बड़े खेलों में ऐसा होता है। अगर तो रेपो रेट बढ़ती है तो क्या होगा? तो बैंक को जो लोन मिल रहा है आरबीआई से, वो लोन महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए, आरबीआई से बैंक को प्राप्त लोन महंगा हो जाएगा, और ये वाली रेट महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो बैंक जो आगे लोन देने वाला है ग्राहक को, वो भी महंगा हो जाएगा। तो लिखिए, ग्राहक को लोन महंगा मिलेगा, ग्राहक को जो लोन मिलने वाला है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ जाएगा। और इसके कारण 10 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो मना कर देंगे, भाई लोन नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा काम सोच लीजिए, ऐसे आपके ऐसे मांगने वाले लोग आपके 5,000 दें, तो 2,000 बोलेंगे ठीक है भाई नहीं खाना, कल खा लेंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता होगा तब हम लोन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपको बहुत कम लग रहा होगा ये, पर ये करोड़ों के अंदर बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे ठीक है, छोड़ो इस बार तो ग्राहक जो है वो लोन की डिमांड नहीं करेगा। तो ग्राहक का जो लोन है, तो इसकी मांग जो है वो कम हो जाएगी, तो ग्राहक के लोन की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों लोन की डिमांड कम हो जाएगी, तो वो जो रसगुल्ला खाने वाला था उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो लिखिए, तो उसकी जो परचेजिंग पावर है, जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। भाई उसकी जेब में रुपया तो आया नहीं, उसकी जेब में गांधी दोस्तों आया नहीं, तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये कम होगी तो जो प्राइस होगी, डिमांड अगर नहीं है तो प्राइस भी अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों डिमांड नहीं है, यहां लिखा हूं, ठीक है, डिमांड तो नहीं है, डिमांड कम होगी, तो प्राइस जो है ये भी कंट्रोल हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछे कि अगर हमें मुद्रास्फीति पे कंट्रोल करना हो तो रेपो रेट को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, रेपो रेट को बढ़ा देंगे। अगर हमें प्राइस कंट्रोल करनी है दोस्तों, तो रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेरी बात सुनना। अब सोचिए दोस्तों, मान लीजिए मंदी छाई हुई है मार्केट में, ठीक है। कोई दोस्तों रसगुल्ला खाने वाला है ही नहीं मार्केट में, मंदी छाई हुई है, मान लीजिए, ठीक है। रेपो रेट कम कर दी, सुनिए, अगर दोस्तों रेपो रेट कम कर रहे हैं हम यहाँ पर, आप सोचिए कि पहले तो आपके ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक और ये रसगुल्ला, ठीक है, ये पहले इसको 6% में दे रहा था, ये आगे 8% में, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा होता है कि ये जो है इसको 5% पे दे, और ये आगे इसको 7% पे दे। आप सोचिए, लोन लेने वालों की संख्या तो बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, लोन लेने वाले तो अधिक आएंगे, जिसका रसगुल्ला खाने का मन होगा वो भी आ जाएगा कि चलो कम रेट पे लोन मिल रहा है, रसगुल्ला खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों इसकी जेब में पैसा आएगा, और जेब में पैसा आएगा तो गांव में इसकी आंधी होगी, रसगुल्ला की दुकान पे खड़ा मिलेगा आपको, लेकिन परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी दोस्तों ना, ये डिमांड करेगा रसगुल्ले की, डिमांड होगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो लिखिए, अगर रेपो रेट कम हो गया तो क्या होगा? तो बैंक का जो लोन है, बैंक को सस्ता लोन मिलेगा, जो बैंक है इसको लोन सस्ता मिलने वाला है आरबीआई से, ठीक है। और फिर इससे ग्राहक जो है, इस ग्राहक को भी सस्ता लोन मिलने वाला है, जो ग्राहक जो होगा आपके, इसको भी सस्ता लोन मिलने वाला है, ठीक है। इससे ग्राहक की लोन की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ग्राहक की लोन की डिमांड जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे ग्राहक की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इससे क्या होगा? इससे वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी। अर्थात अगर आप चाहते हो मंदी जो है, इस मंदी को दूर करना चाहते हो आप, तो रेपो रेट कम करनी पड़ेगी, रेपो रेट कम करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि जो मंदी जो है इसको दूर करना चाहते हो, तो मार्केट में चाहते हो थोड़ी बहुत महंगाई आए, मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी आए, लिख लीजिए, ठीक ना। मार्केट को बूस्ट करना चाहते हो, मार्केट को बूस्ट करना चाहते हो आप लोग, या फिर तेजी ना चाहते हो, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा रेपो रेट हो गया। कल हम यही कहानी रिवर्स रेपो रेट में दोहराएंगे, फिर उसके बाद अगली जो है बैंक रेट में दोहराएंगे। ये बहुत बार कहानी आपको दोहराई जाएगी, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इससे होगा क्या। ये 3 एग्जांपल आपके दिमाग में चाहिए, बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ग्राहक। अंत में फर्क ग्राहक के ऊपर पड़ना चाहिए, करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, फर्क आपके ग्राहक के ऊपर पड़ेगा। बैंक तो अपना प्रॉफिट लेगा ही लेगा, मैंने कहा ना बैंक का काम क्या है, बैंक का काम है प्रॉफिट कमाना, वो अपना प्रॉफिट लेगा ही लेगा। पर आपको ध्यान देना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई काम करेगी तो वो पॉलिसी रेट होगी, और फर्क पड़ेगा ग्राहक के ऊपर, महंगाई है या नहीं ग्राहक तय करेगा, डिमांड है या नहीं ग्राहक तय करेगा, परचेजिंग पावर है या नहीं ग्राहक तय करेगा। तो हम यही कहानी दोबारा समझाएंगे कल आपको रिवर्स रेपो रेट के अंदर, ठीक है। हर चीज में टाइम लगता है, पर अगर आपने वक्त दिया तो ये वक्त आपका वक्त बदल देगा। थोड़ा टाइम दीजिए, कल जब मैं वापस आऊंगा तो कल आपको पूरी तरह जो है दोबारा समझ में आ जाएगा। आज भी मैंने प्रयास किया समझाने का, कोई बात नहीं, कल दोबारा समझाऊंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अर्जुन सीरीज का सेकंड एपिसोड बुधवार को आएगा, मतलब कल शाम को 8 बजे आएगा। कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स क्लास में मुलाकात होने वाली है, उस क्लास को मत छोड़ना। जीके जीएस करंट अफेयर्स सब कुछ जो है एक क्लास में आपको मिलने वाला है। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।